हेलो एवरीवन। सो जैसा कि हमने कह रखा था कि हम सैटरडे से शुरू करेंगे अपनी क्लासेज टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिकल ना, इसका प्रोनाउंसिएशन कई बार बड़ा मुश्किल होता है। तो स्टैटिस्टिकल या ऐसा कुछ हो जाए तो आप उसे सांख्यिकी से ही जोड़ के देखिएगा, थोड़ा मुश्किल होता है इसको प्रोनाउंस करना, मतलब हो जाती है उसमें गलती। अब मेन अपने विषय वस्तु पे आते हैं। जो एसओ का आप एग्ज़ाम देंगे, मतलब सहायक सांख्यिकी अधिकारी का, यूपीट्रिपलएससी ने जो वैकेंसी निकाली है, तो उसमें 30 नंबर का ये टॉपिक आएगा। टॉपिक का क्या नाम है? टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकीय विश्लेषण की तकनीकी। इससे टोटल 30 नंबर के सवाल आएंगे 120 नंबर में से। तो वो पेपर 120 नंबर का होगा, जिसमें से 30 सवाल केवल इसी के रहेंगे। अब लेक्चर शुरू करने के पहले हम कुछ बेसिक्स पे चर्चा कर लेते हैं कि उसमें क्या है कि हिंदी आएगी, जीएस आएगा, उसके बाद में टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आएगी, उसके बाद में आपका वो सब्जेक्ट आएगा 30 नंबर का ही, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जो आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में ले रखा होगा। जैसे अगर आपने एम.कॉम किया है तो वो कॉमर्स आएगा, 30 नंबर का सवाल। आपने एमएससी किया है मैथमेटिक्स से तो मैथमेटिक्स के 30 सवाल आएंगे, हायर मैथमेटिक्स के। और अगर एमएससी स्टैटिस्टिक्स किया है या एमएससी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स किया है तो उसमें स्टैट्स के सवाल आएंगे। तो वो मेरा बताने का मतलब ये है कि जो टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के सवाल आएंगे ना, वो आपको बेसिक सवाल मिलेंगे, क्योंकि ये अनिवार्य विषय के तहत पूछा जा रहा है। तो उन्हें पता है कि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब एमकॉम को भी डाला है, हमने एमए इकोनॉमिक्स को भी डाला है, एमएससी मैथमेटिक्स को भी डाला है, तो यहाँ पे डीप सवाल, बहुत ही ज़्यादा विश्लेषण के लेवल के सवाल इसमें नहीं पूछेंगे, किसमें? टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। अगर उन्हें स्टेट्स वाले सवाल बहुत डीप वाले पूछने हैं तो वो उन बच्चों से ऑप्शनल सब्जेक्ट के तहत पूछे जाएंगे जिन्होंने एमएससी में स्टेट्स लिया था, जो अनिवार्य विषय के अतिरिक्त ऑप्शनल में मिलेगा ना उनको 30 नंबर का सवाल उसमें। तो इस टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो बेसिक प्रवृत्ति के, मतलब बेसिक प्रकृति के होंगे, आसान से होंगे। परिभाषा को लेके जो सवाल होंगे या जो न्यूमेरिकल भी होंगे तो वो फार्मूला बेस होंगे, या कई बार फार्मूला भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि अगर आप सिलेबस से भटक गए पढ़ने के लिए तो बहुत अथाह कंटेंट है। मेन काम ये नहीं होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या पढ़ना है। तो हम बिल्कुल एकदम प्रिसाइज मैंने बनाया है इसको। और बनाया कैसे है, अगर आप पूछोगे कि आपको कैसे पता है कि ये जो आपने बनाया है ये काम आएगा ही और इससे सवाल आएंगे ही, तो ये दावे के साथ मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जो सांख्यिकी अधिकारी वाले, सहायक सांख्यिकी अधिकारी वाले पेपर्स होते हैं, ये अपने स्टेट में ही नहीं होते, राजस्थान में भी होते हैं ये पेपर्स, ये दिल्ली में भी ये वैकेंसी निकलती हैं, एमपी में भी ये वैकेंसी निकलती हैं, यूपी में हो गए, काफ़ी साल हो गए तब ये वैकेंसी निकली है, हर ये इतनी रेगुलर नहीं आती है वैकेंसी। तो फिर उसके पेपर्स वगैरह जो भी मुझे मिला है तो उससे मैंने देखा कि इस जो नेसेसरी स्टेट्स के तहत सवाल पूछे जाते हैं ना, वो बेसिक प्रकृति के होते हैं। और अगर आपने ऑप्शनल में, मतलब आपकी पीजी डिग्री भी स्टेट्स में है, तब आपसे डीप सवाल पूछे ही जाएंगे। तो ये जो सिलेबस आपने देखा होगा जो अप्रैल 2020 में आया था इसका, तो उस सिलेबस में टोटल 12 टॉपिक्स थे टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। तो उसमें उन 12 टॉपिक्स को हमने आपसे वादा किया है कि उसके सारे वीडियोज आपको मिलेंगे और इस तरह के प्रिसाइज वीडियोज मिलेंगे जिससे सवाल पूछे जाएं आपके एग्जाम के अंदर। उस 30 में से कम 24 से 25 सवाल आपको मिलेंगे ही। हाँ, ये जरूर मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियोज भले लंबे हो जाएं, लेकिन 12 क्लासेज में आपका 30 नंबर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मतलब 25%। तो आपको देखना पड़ेगा पूरे धैर्य के साथ में। और जो भी कन्फ्यूजन हो, आपके सारे कमेंट, मतलब जो भी शिकायत हो या सुझाव है, इसको लेकर आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए और उसका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो लेक्चर्स में इसमें पूरे 12 बनाऊंगा टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, इसमें मैं समझाऊंगा हिंदी में, लेकिन इसमें स्क्रीन पे लिखा रहेगा इंग्लिश। जहाँ जहाँ बहुत जरूरी हुआ वहाँ हिंदी भी लिखी रहेगी, लेकिन मैं समझा दूंगा। अब जैसा कि आप देखें कि सिलेबस में भी पूरा इंग्लिश में सिलेबस दिया, हिंदी का नहीं दिया, तो स्टेट्स हो गया या फिजिक्स हो गया, जो साइंटिफिक, मतलब एक्स्ट्रा साइंटिफिक सब्जेक्ट होते हैं, इनको हिंदी वाला रूपांतरण इनका थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैंने करने की कोशिश की हो, समझाऊंगा तो कंप्लीट हिंदी में आपको, तो कोई दिक्कत ना आएगी। हिंदी मीडियम का हो, किसी को दिक्कत आ रही हो तो वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपका सॉलिड हो जाएगा। अब ये मान लीजिए कि 30 नंबर का ये आ रहा है आपके सिलेबस में, और ये आप अच्छे से वीडियो देख के और 25 नंबर 26 नंबर अगर आप सही कर ले जाते हैं, 20 प्लस भी सही कर ले जाते हैं, आपको एज मिल जाएगा इसमें। आप इस बात का यकीन रखें। और वीक में एक क्लास देने का जो तात्पर्य है वो ये है कि स्टेट्स जो है वो इतना आसान नहीं है हिंदी के जैसा, इसको समझना पड़ता है। कुछ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, कुछ एक एग्जांपल्स आप जब जाएंगे तो आपको सोशल मीडिया पे वो, मतलब गूगल करके मिल जाएंगे, तो धीरे धीरे जब आप ग्रास्प करेंगे ना चीज़ों को, तो समझना उसको आसान हो जाएगा। स्टेट्स जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी आप समझ पाएंगे। पता चले मैं रेगुलर लेक्चर लेते चले जाऊँ तो उसमें 12 ही टोटल टॉपिक है आपके सिलेबस में, पूरे 12 तो मैं 12 लेक्चर में 12 दिन में खत्म कर दूँ, आप समझ ना पाएंगे उसको। तो आप एक लेक्चर देखिए, इसको जहाँ जरूरी हो स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ अगर चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप गूगल कीजिए,
और फिर धीरे धीरे इतना सॉलिड ये वाला टॉपिक हो जाएगा कि आप 30 में से आराम से 25+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अब हो गई ये पूरा इंट्रो की बात, बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया। अगर ज़्यादा अगर स्पीड आपको वीडियोज़ की धीरे लगे तो आप वहाँ पे जाके स्पीड इसकी तेज़ भी कर सकते हैं, 1.5 में देखिए, या आपको समझने की क्षमता इतनी ज़्यादा तो आप 2 में ही करके मतलब 2x करके देख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, लेक्चर पहला जो हमारा है वो है स्टैटिस्टिक्स, मतलब बेसिक ही है क्या स्टैटिस्टिक्स, उसकी डिफिनीशन मतलब परिभाषा। ध्यान रहे हमारे लेक्चर्स होंगे प्योरली बेस होंगे जो सिलेबस दिया है यूपीएससी ने उसी पर आधारित, ना उससे कुछ ज़्यादा ना उससे बिल्कुल कम, सेम वही। तो स्टैटिस्टिक्स में डिफिनीशन पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, लिमिटेशन उसका पढ़ेंगे और डिस्ट्रेस्ट एंड मिसयूज पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें पढ़ेंगे, इतना ही टॉपिक 1 के अंदर सिलेबस आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं तो सांख्यिकी, उसकी परिभाषा, उसका कार्यक्षेत्र क्या है, कार्य क्या है मतलब फंक्शन क्या क्या है, सीमाएँ क्या हैं या कमियाँ क्या हैं, अब विश्वास क्या है कि जो सांख्यिकी पे एकदम आँख मूंद के विश्वास कैसे नहीं किया जा सकता, और दुरुपयोग कैसे करते हैं लोग या कैसे किया जा सकता है सांख्यिकी का, इतनी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स, डिफिनीशन, स्कोप, फंक्शन, लिमिटेशन, डिस्ट्रेस्ट एंड मिसयूज। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं स्टैटिस्टिक्स जो है वो है क्या। तो परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको और ज़्यादा अच्छे समझना हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट परिभाषाएं 2-3, इसलिए मैंने लिख दिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप इसमें देख लेंगे। इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा इन ऑर्डर टू मेक ए डिसीजन। मतलब सांख्यिकी जो है वो वैध निष्कर्ष निकालने और उचित निर्णय लेने के लिए संख्यात्मक डेटा के संग्रह को व्यवस्थित करने, वर्गीकरण और विश्लेषण के तरीकों से संबंधित एक विज्ञान है। मतलब ये एक इस तरह का अप्लाइड मैथमेटिक्स है जिसकी हेल्प से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं और उसके बेस पे कोई फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं जिसको बाद में इन्फॉर्मेशन का नाम दे दिया जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये परिभाषा थोड़ी क्लिष्ट लग रही है, याद तो रखेंगे, तो परिभाषाओं से भी ये जान लीजिए कि सवाल आपसे मिलेंगे। सवाल ऐसे दे दिया कि स्टैटिक्स है, 4 विकल्प दे दिया, ये है, मतलब उस चारों में से आपको चूज करना रहेगा, तो इसको एकदम थॉरोली पढ़े रहेंगे तो आपको दिक्कत ना आएगी। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं हम कि स्टैटिक्स इज द डिसिप्लिन दैट कंसर्न द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सांख्यिकी वह विषय है जो डेटा के संग्रह, संगठन, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति से संबंधित है। मतलब ये ऐसा विज्ञान मान लीजिए है जो डेटा को इकट्ठा करके उन्हें प्रोसेस करना और उससे किसी कंक्लूजन तक पहुंचना, उस चीज़ से संबंधित है क्या, सांख्यिकी। या अगर एक और फॉर्म में अगर इसे कहें तो स्टैटिक्स इज साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा इन ऑर्डर टू मेक ए डिसीजन। अब ये सारा जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हो आप, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो कि हम कोई फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच पाएँ, मतलब किसी परिणाम तक पहुंच पाएँ। जैसे आप किसी क्लास में 60 बच्चे हैं, उनके 60 के नंबर आपने पूरा डिटेल लिया और उसके बाद में उसे देखा, उसे कलेक्ट किया, उसके बाद में एनालाइज किया, उसको इंटरप्रेट किया, तो एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे कि सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिले, सबसे कम किसको मिले, एवरेज नंबर किसको मिले। तो आप एक रिजल्ट बना पाएंगे, सबसे ज़्यादा की मतलब नंबर जिसको मिला वो पढ़ने में अच्छा बच्चा होगा, सबसे कम जिसको मिला वो पढ़ाई में कम ध्यान देता होगा या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब मतलब ये जो डेटा कलेक्शन और सारा कुछ जो स्टेट्स का खेल है, आंकड़ों की जो बाजीगरी आप करते हैं, वो करने का तात्पर्य क्या होता है कि इन आंकड़ों के हेल्प से हम किसी रिजल्ट तक पहुँच पाएँ, ये उद्देश्य होता है हमारा। अब इसी के क्रम में ये जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके पेपर में आपको राइट नहीं करना, आपको टिक लगाना है। तो अगर ये जाने रहेंगे, 2-3 बार ये वीडियो देखे रहेंगे, अगर दिमाग में बैठ गई चीज़ें, तो वहाँ ऑप्शन मिलेगा तो आप आराम से टिक लगा पाएंगे। तो पॉइंट टू पॉइंटर के अंतर मैंने रखा है कि डिफिनीशन ऑफ स्टैटिक्स जो है वो 4 मेजर पिलर होते हैं इस डिफिनीशन के। पहला क्या, डेटा को कलेक्ट करना, दूसरा का डेटा को प्रेजेंट करना। जैसे डेटा आपने कलेक्ट कर लिया पर इधर उधर ऐसे है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है उसको समझ पाना, उसे कंक्लूड कर पाना कुछ चीज़, तो उसको प्रेजेंट करते हैं एक सही वे में। तो डेटा को प्रेजेंट करना, उसके बाद में डेटा को एनालाइज करना, और फिर चौथा होता है डेटा को इंटरप्रेट करना। तो पहले इकट्ठा करना, संग्रह करना, उसके बाद में उसको प्रदर्शित करना, उसके बाद में उसका विश्लेषण करना, उसके बाद में उसे इंटरप्रेट करके, विश्लेषित करके उसको किसी मतलब व्याख्या करके किसी कंक्लूजन तक पहुंचना। ये 4 स्तंभ होते हैं सांख्यिकी की परिभाषा के। क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। बहुविकल्पीय प्रश्न में ऐसे दे सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक स्टेप ऑफ नॉट द पार्ट ऑफ डिफिनीशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और इन चारों में से कोई एक गोल कर दिया, नया ऑप्शन दे दिया, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्या 4 बेसिक स्टेप है, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये ध्यान रखेंगे। अब ये स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा क्लियर हो गई सबको। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं मेजर, जो इनके प्रकार हैं। कुछ लोग इसके इतर भी एक प्रकार बताते हैं, सिंगुलर स्टेट्स और प्लूरल स्टेट्स, पर वो इतना रिलेवेंट नहीं है, वो पूछा नहीं जाता है। जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, मतलब सांख्यिकी के प्रकार में एक होता है वर्णनात्मक स्टैटिस्टिक्स, मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स, और दूसरा होता है इसमें इन्फेरेंशियल
स्टैटिक्स, मतलब अनुमानित वाला, कि जिसमें अनुमान लगाते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स क्या है? ये है समराइज करना, ऑर्गेनाइज करना, सिंप्लीफाई करना डेटा को। किसके हेल्प से? टेबल की हेल्प से, या ग्राफ की हेल्प से, या चार्ट की हेल्प से। पता चले कि आपके गांव में रहने वाले जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी लंबाई का समूह हमने इकट्ठा किया है। तो अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 100 लोगों कितने लंबे हैं उनका डेटा हमने पॉइंट में नोट कर लिया। तो वो अब किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना हो जो पढ़ा लिखा ना हो तो कैसे समझाएंगे उस चीज़ को? तो उसका अगर हम ग्राफीय निरूपण बना दें, उसका पिक्टोग्राफ बना दें, उसको चार्ट के रूप में लिख दें, उसको टेबल बना दें, थोड़ा सजा दें, और तो उससे क्या होगा कि ये बड़ा सा डेटा वो समराइज भी हो जाएगा, छोटे जगह पे भी हो जाएगा वो, और उसके बाद में उसको समझना भी आसान हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स जो होता है इसमें यही काम होता है। इसमें कोई नया अनुमान नहीं लगाते, कुछ नहीं करते। जो डेटा हमारे पास पहले ही गिवन है उसी को हम डिस्क्राइब कर देते हैं, उसी का वर्णन कर देते हैं कि समझने में, मतलब जो समझना चाहता है समझने वाले के लिए आसान हो जाए वो चीज़। ये काम किस में करते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये काम करते हैं। क्या? ये समराइज करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, सिंप्लीफाई करना, और उसके बाद में किसकी हेल्प से ये करना? टेबल की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से, चार्ट की हेल्प से। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि वो सांख्यिकी का कौन सा प्रकार है जिसमें टेबल, ग्राफ और चार्ट वगैरह की हेल्प से जो है डेटा को समराइज किया जाता है? तो वो है सांख्यिकी का कौन सा प्रकार? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वर्णनात्मक सांख्यिकी में ये काम किया जाता है। इसमें आप डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स के अंदर और भी जो चीज़ें हमने नोट करी है इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम आएगा। और जान लीजिए इस वाले खाली इस लेक्चर से कम 3 नंबर के सवाल आपके पूछे जाएंगे उस 30 में से, एकदम मेरी गारंटी है, ध्यान यकीन कर लीजिए। बहुत ही रिसर्च के बाद ये मैंने तैयार किया है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। अब अगला है इसमें कि डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स प्रोवाइड डिटेल अबाउट द गिवन डेटा। जो वर्णनात्मक स्टेट्स है वो करता क्या है? जो आपके पास पहले ही डेटा आपने इकट्ठा कर रखा है उसके बारे में क्या करता है? वो डिटेल देता है, डिस्क्राइब कर देता है उसको। जैसे एक किसी क्षेत्र में या आपके गाँव में पिछले 7 दिनों में कितना कितना बारिश हुआ, उसका डेटा आप इकट्ठा कर लीजिए। तो अब उसको अगर समझना हो ग्राफीय निरूपण में, तो वो जो डेटा आपने इकट्ठा किया है उसका हिस्टोग्राम बना लीजिए। तो उसका क्या है? आयताकार बॉक्सेस के रूप में उसको आप देख पाएंगे कि किसका हिस्टोग्राम में किसकी लेंथ ज़्यादा है, उस दिन ज़्यादा बारिश हुई, किसमें कम है। हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें भी हम आपको सिखाएंगे आगे के लेक्चर्स में, है आपके सिलेबस में है ये चीज़। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड डिटेल अबाउट द गिवन डेटा, मतलब इसका मतलब होता है कि जो डेटा गिवन है उसके बारे में डिटेल देता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब डेटा विद द हेल्प ऑफ चार्ट, ग्राफ, etc। तो ये जो है चार्ट और ग्राफ और टेबल वगैरह के हेल्प से ये डेटा को डिस्क्राइब करता है, उसको विश्लेषित करता है कि समझने में आसान बनाया जा सके। इट डील्स विद द डेटा व्हिच ऑलरेडी कलेक्टेड गिवन। ये उस डेटा के साथ डील करता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, स्टेट्स का ये वाला प्रकार, उस डेटा के बारे में ये मतलब रिजल्ट देता है, कंक्लूजन देता है जो पहले ही हमारे पास पूरा डिटेल है। जैसे आपको 60 बच्चों का रिजल्ट दे दिया, अब उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा पढ़ने में मेहनती होगा। कैसे बताएंगे आप? तो उसमें आप ये लगाएंगे आइडिया कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं और इसकी संभावना है कि वो पढ़ने में ज़्यादा तेज हो। इसीलिए स्टेट्स हमेशा एग्जैक्ट नहीं होता कि पता चले कि किसी पेपर का आपके पास दे दिया डिटेल कि इतने बच्चों ने 60 बच्चे हैं या 70 बच्चे हैं, इतने बच्चों का इन्होंने कितने कितने नंबर हासिल किए, ये इनका डिटेल दिया हुआ है। अब आप कंक्लूजन निकालेंगे कि जो जिसको सबसे ज़्यादा नंबर मिले वो सबसे तेज होगा, पर ये हमेशा सत्य हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आगे हम देखेंगे ये मिसयूज में या डिस्ट्रस्ट कैसे होता है स्टेट्स के डेटा के साथ में, उसके तहत ये चीज़ें हम देखेंगे कि स्टेट्स हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, ये 100% हमेशा जरूरी नहीं है कि सही ही हो। इससे जो कंक्लूजन निकला है किससे? स्टेट्स से। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार के स्टैटिक्स में, मतलब किस प्रकार के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में, दिए गए ऑब्जर्वेशन के माध्यम से तालिकाओं, ग्राफ और सारांश का उपयोग करके डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत एवं विश्लेषित किया जाता है। अब ये हिंदी माध्यम के हमारे जो भाईजन हैं जिनको थोड़ी समझ मतलब मुश्किल हो रही है इसमें, मैं आपको सलाह दूंगा कि इंग्लिश पे भी थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, बहुत ज़्यादा तो इसमें टेक्निकल वर्ड है नहीं, और हिंदी भी साथ में चले तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कि डिस्क्रिप्टिव प्रकार का जो स्टेट्स होता है इसमें दिए गए ऑब्जर्वेशन के माध्यम से तालिकाओं, ग्राफ और सारांश का उपयोग करके डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत एवं विश्लेषित किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी शहर में वाईफाई यूज करने वाले, जैसे आपके शहर में है जितने लोग वाईफाई यूज करते हैं उनका पूरा डिटेल आप इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद में आप उसको विश्लेषित कर दीजिए, आपके पास ऑलरेडी डेटा है। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। फिर 5 फीट से अधिक ऊंचाई वाले लंबे, मतलब आपके गांव में ही आप ले लीजिए कि गांव में आपके कितने लोग हैं जो 5 फीट से ज़्यादा लंबे ऊंचाई वाले लोग हैं, तो इसमें भी आप वो डेटा इकट्ठा करके उसको डिस्क्राइब करेंगे, किसी कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि इतने लोग हैं। उसी तरह से किसी सप्ताह के दौरान किसी स्थान विशेष पर टेम्परेचर का संग्रह, कि आज इतना टेम्परेचर रहा, कल उतना टेम्परेचर रहा, परसों उतना रहा। तो ये सारा जो आप डेटा इकट्ठा करते हो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टेट्स के अंतर्गत आता है। अब जो डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स होता है इसके टूल्स क्या हैं इसको पता करने के, मतलब क्या क्या चीज़ें हम मापें तो हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स का जो उसको डिस्क्राइब करेंगे डेटा को, तो किन किन की हेल्प से। तो इसके टूल्स जो हैं वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि कोई डेटा अगर हमारे पास में है तो जो उसका मध्यमान है उसके आसपास मतलब डेटा का बिखराव वहाँ से कैसे है, किस तरह से, तो मतलब सेंटर पॉइंट से किस तरह से कहाँ है डेटा। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम ये देखेंगे, उसमें मीन देखेंगे, मीडियन देखेंगे, मोड देखेंगे। आपके सिलेबस का पार्ट है, आप सिलेबस देख लीजिएगा, उसी के साथ चलते चलेंगे। मीन का मतलब हो गया माध्य, मीडियन का मतलब माध्यिका और मोड का मतलब बहुलक। ये भी हम डिटेल में देखेंगे, इससे भी कम से कम 1 से 2 नंबर का सवाल जरूर आएगा।
तो इसके टूल्स डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स के कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे। दूसरा हो गया मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब जो डेटा है वो उसका विक्षेपण किस तरह से है, तो उसमें हम पढ़ेंगे, या स्प्रेड ऑफ डेटा, डेटा का फैलाव कैसा है, उसमें हम रेंज पढ़ेंगे, वेरिएंस पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे, ये चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा इसमें आता है मेजर ऑफ कंडेंस डेटा, और चौथा मेजर ऑफ रिलेशनशिप, जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, एक्स और वाई दो वेरिएबल अलग अलग दे दिए, फिर एक्स किससे किस तरह से संबंधित है, ये सारा जो डिटेल हम पढ़ेंगे ये मेजर ऑफ रिलेशनशिप में पढ़ेंगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब आर की वैल्यू जो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके फीचर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इन्फेरेंशियल स्टेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको कोई भी इस लेक्चर में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख देंगे। आप फीचर देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स के फीचर। तो पहला फीचर है ये स्मॉल डेटा सेट के लिए यूज होता है। जैसे कहीं किसी गांव में 15-20 लोगों का डेटा इकट्ठा करना है, 5-10 लोगों का इकट्ठा करना है, तो वहाँ पर ही डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स का यूज होता है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में हमें हर चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है, जितने डेटा पॉइंट है सारा हमारे पास होना चाहिए। अब पता चले किसी कंट्री का पूरा हमें डेटा एनालाइज करना है, भारत में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब चूंकि लोग वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे, 150 करोड़ लोगों का डेटा इकट्ठा करना, तो वहाँ हम इन्फेरेंशियल स्टेटिक्स का यूज़ करते हैं। हम 1,50,000 का डेटा इकट्ठा करके फिर उसको सैंपल मान के फिर उसी हिसाब से हम कंक्लूड करते हैं और फिर रिजल्ट बनाते हैं, मतलब प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव होता है इसमें हर एक डेटा पॉइंट होना चाहिए हमारे पास में। तो ये डिस्क्रिप्टिव जो स्टेटिक्स है इसका यूज वहाँ पर होता है जहाँ पे डेटा पॉइंट कम है, मतलब 15-20 लोग हैं, 50 लोग हैं, जिनका कैलकुलेशन आराम से किया जा सकता है। और उसके बाद में दूसरा इसका जो फीचर है वो है लेस एरर। इसमें कमी कम होती है, मतलब इसमें जो गलती होने की संभावना इसलिए कम होती है क्योंकि जितने डेटा पॉइंट हैं उतना सारे हमारे पास हैं, उसी के बेस पे हमें कंक्लूजन निकालना है, तो हमें अपने हिसाब से कोई अनुमान लगाना नहीं है। अब हमने जब अनुमान कोई लगाया नहीं है तो गलती होने की संभावना जाहिर सी बात है कम रहेगी। ऑलमोस्ट एरर फ्री क्यों होता है? एज फाइनल रिजल्ट आर कंक्लूजन आर बेस्ड ऑन गिवन डेटा ओनली, नो इन्फेरेंसेज आर मेड। चूँकि फाइनल कंक्लूजन या रिजल्ट जो भी हम निकाल रहे होते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स जब पढ़ रहे होते हैं, सॉरी, तो उसमें जितना डेटा पॉइंट हमने पहले ही देख लिया कि जितना डेटा पॉइंट दिया हुआ है उसी के बेस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो गलती होने की संभावना बिल्कुल नगण्य है क्योंकि इसमें कोई अनुमान लगाया नहीं जा रहा है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया स्टेट्स का एक पार्ट। कौन सा? डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, मतलब वर्णनात्मक सांख्यिकी। अब सांख्यिकी का जो दूसरा मुख्य प्रकार है वो है इन्फेरेंशियल स्टेटिक्स, अनुमानित या अनुमानिक स्टेटिक्स, मतलब जिसमें हम कुछ डेटा पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं और उसी के बेस पे हम फ्यूचर में क्या हो सकता है ये अनुमान लगाते हैं। ये भी स्टेट्स का ही पार्ट होता है और इसी को ही सीखने के लिए, स्टेट्स के इस पार्ट के लिए ही हमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत होती है। जब प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स वाला जो टॉपिक आता है, आप जब 10th में एनसीईआरटी में पढ़ेंगे या 11th में पढ़ेंगे, तो इसी स्टेट्स के इसी पार्ट को समझने के लिए हमको मैथ का जो पार्ट है प्रोबेबिलिटी, उसको जानने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके रिजल्ट जो होते हैं वो प्रोबेबिलिटी के स्कोर के रूप में आते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि इन्फेरेंशियल स्टेटिक्स क्या है। तो इन्फेरेंशियल स्टेटिक्स ये है कि हम जब बहुत बड़ा हमारे पास डेटा सेट हो, मतलब जिसको हैंडी कैलकुलेशन जिसके लिए थोड़ा मुश्किल हो, तो हम उस पूरे डेटा सेट से 4, 5, 10 जितना संभव हो सके इजी कैलकुलेशन उतना पॉइंट निकालते हैं, उसको सैंपल मानते हैं और उसको सैंपल लेने के बाद में उसी के हिसाब से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये कंक्लूजन हो सकता है फ्यूचर रिजल्ट। एग्जाम्पल के रूप में मैं पहले बताऊँ फिर आगे चलते हैं कि जैसे आपके गाँव में पिछले 7 दिनों में कितनी बारिश हुई, इसका डेटा इकट्ठा कर लीजिए, इसको डिस्क्राइब कर दीजिए, वो हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स। अब वो जो 7 दिन का आपने डेटा इकट्ठा किया है उसको अच्छे से थारोली स्टडी करके आप 8वें दिन के लिए अगर प्रेडिक्शन कर सकें कि कल पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा, धूप निकलेगा या हवा चलेगी, क्या होगा, तो उस 7 दिन के डेटा के हिसाब से जो आपके पास है 8वें दिन जो आप अनुमान लगा रहे हैं, सांख्यिकी का वो वाला जो पार्ट होता है उसे ही कहते हैं, अनुमान लगाने वाले पार्ट को, इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। तो ये मतलब कन्फ्यूजन इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए आपका। तो इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स प्रेडिक्ट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन आउटसाइड प्रेजेंट डेटा, मतलब जो प्रेजेंट डेटा हमारे पास है उसको आधार मान के आगे क्या हो सकता है उसको ये क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है इन्फेरेंशियल स्टेटिक्स वाले पार्ट में। इट अलाउज यू टू मेक प्रेडिक्शंस या इन्फेरेंसेज फ्रॉम कलेक्टेड गिवन डेटा एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम। तो ये आपको इजाज़त देता है या इसमें आपको अनुमति होती है किसकी, कि जो प्रेजेंट डेटा है, गिवन डेटा है, आपने जो कलेक्ट किया उस डेटा के आधार पर उसको एनालाइज कीजिए और उसके बाद में फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है उस इवेंट का, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये होता है इन्फेरेंशियल स्टेटिक्स के अंदर। अब मेथड ऑफ मेकिंग डिसीजन या प्रेडिक्शन, इस पे आ जाते हैं। तो मेथड ऑफ मेकिंग डिसीजन या प्रेडिक्शन जो होता है किसी पॉपुलेशन में, वो भी इसी इन्फेरेंशियल स्टेटिक्स के अंदर आता है। या यूज ये इसी स्टेटिक्स का यूज होता है, मतलब यूज टू प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन अवेलेबल सैंपल डेटा, कि अगर आपके पास कोई डेटा उपलब्ध है, किसी बड़े पॉपुलेशन के छोटे से पार्ट का डेटा उपलब्ध है, तो उस छोटे से पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करके उसे एनालाइज करके हम प्रिडिक्ट करते हैं कि पूरे पॉपुलेशन के लिए किस तरह से क्या आउटकम आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं वो इन्फेरेंशियल स्टेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, मतलब अनुमानिक स्टेटिक्स के अंदर। तो अब इसको हिंदी में, अगर हिंदी वाले भाइयों के लिए इसको समझ लीजिए, बाकी हिंदी में मैं समझा ही रहा हूँ कि सैंपल डेटा के आधार पर पूरे समूह के बारे में निर्णय या भविष्यवाणी करने से संबंधित
जो स्टैटिस्टिक्स की शाखा है उसको कहते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल का मतलब होता है नमूना, ये पता ही होगा आपको। अब एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम्पल अगर आप पूछें तो आजकल चुनाव का मौसम चल रहा है, तो इस लिहाज से आप समझ लें कि जो ओपिनियन पोल ये न्यूज़ मीडिया वाले निकालते हैं, एग्जिट पोल, वो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ओपिनियन पोल में क्या होता है कि पता चला कि आपके कंस्टिट्यूंसी में, आपके विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख मतदाता हैं या 3 लाख मतदाता हैं मान लीजिए, तो अब उनको अगर ये पता करना है कि यहाँ से कौन जीतेगा, तो पूरे 3 लाख लोगों से थोड़ी पूछने जाएंगे। उस कंस्टिट्यूंसी से क्या करेंगे, 10-20 लोगों को पकड़ लिया, 30 लोगों को पकड़ लिया, 50 लोगों को या 100 लोगों को या 200 लोगों को पकड़ लिया, उनके विचार जाने। ऐसे 10-20 कंस्टिट्यूंसी देख लिया, उनके विचार जाने, उसके बाद में फिर उतने सैंपल डेटा को उन्होंने अपने अनुमान के हिसाब से, उनका जो भी मैकेनिज्म है उस हिसाब से एक्सपेंड करके पूरे पॉपुलेशन के लिए उन्होंने बना दिया कि जनता का ये मूड है, ये जीत रहा है, ये हार रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो ओपिनियन पोल निकालते हैं या एग्जिट पोल निकालते हैं, मीडिया ग्रुप, मीडिया समूह, ये इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का सबसे मतलब शानदार एग्जाम्पल है। इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं कि 10-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग का सैंपल लिया, उनसे उनके विचार जाने, उसी आधार पे पूरे के पूरे कंसिस्टेंसी, पूरे विधानसभा क्षेत्र के बारे में, पूरे लोकसभा क्षेत्र के बारे में वो कंक्लूजन अपना निकाल देते हैं अपने मैकेनिज्म के आधार पे, जो सेट रूल या मैकेनिज्म होता है उनका, कि यहाँ से इसकी सरकार बन रही है, ये जीत रहा है, ये हार रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये आता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ये ध्यान रहना चाहिए आपको। तो ये अब हो गया, आगे चलते हैं। अब इसके टूल्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें 2 टूल्स इंपॉर्टेंट हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। एक एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर है, पैरामीटर्स जो होते हैं उनको एस्टिमेट करना, कैसे कैसे किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं। और उसके बाद में पैरामीटर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में कोई सड़क खराब है, या मान लीजिए, तो वो सड़क अच्छी क्यों नहीं बन पाई, उनकी कौन कौन सी वजहें हैं, वही पैरामीटर की तरह मान लीजिए। या किसी क्षेत्र में अगर वोटर्स वाला ही आप ले लीजिए कि वो उनको वोट देगा, वो उनको वोट देगा, तो उसका कुछ पैरामीटर होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, उस आधार पे वोट देगा कि कहीं सड़क नहीं बनी है इसकी वजह से, कहीं वोट बिजली की वजह से बिजली नहीं आ रही है, या कहीं विकास नहीं है, या कहीं माफिया राज है, या कहीं ये है। तो इन्हीं सब आधार पे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उसी के आधार पे पैटर्न तय होता है। तो इस पैरामीटर को एस्टिमेट करने वाला जो काम होता है, पहला ये इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का टूल हो गया, और दूसरा होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब अगर कोई हाइपोथेसिस आपने बनाया है अपने मन के अंदर, तो उसको टेस्ट करना कि मेरी जो हाइपोथेसिस है या सही है या गलत है, वो सेट ऑफ रूल्स के आधार पे या कुछ सैंपल डेटा के आधार पे टेस्ट करना। ये 2 चीज़ें होती है, 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट। जिन्होंने थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स या स्टैट्स पढ़ा है, उनको ये 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट वगैरह पढ़ा होगा कि इस आधार पे कैसे एनालाइज करते हैं कि नल हाइपोथेसिस सही है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है सही है। नल हाइपोथेसिस जो कॉमर्स वाले हों, इकोनॉमिक्स वाले ना समझ में आ रहा हो, तो आगे हम चल के इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। आज इंट्रो क्लास है तो इंट्रो करा दे रहे हैं सब चीज़ों के बारे में, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे इसको, मतलब कुछ छूटेगा नहीं, आप जान लीजिए। अब इसका फीचर क्या क्या होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। पहला फीचर है यूज्ड फॉर लार्ज डेटा सेट। पहला चीज़ है, ये छोटे डेटा सेट के लिए यूज नहीं होता। जब 15-20 लोगों के लिए अगर यूज़ करना हो तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज कर देंगे कि सारा 15-20 लोगों का अगर डेटा हमको इकट्ठा करना है तो इकट्ठा कर लेंगे, कंक्लूजन निकाल देंगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग रहे, एक पूरे कंट्री का मान लो सेंसस कराया जा रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आम राय बनानी है, तो हर एक इंडिविजुअल से पूछना थोड़ा मुश्किल है। तो हर एक क्षेत्र में थोड़े थोड़े लोगों से पूछ लिया, आप सेट ऑफ मैकेनिज्म के आधार पर उसको एक्सपेंड किया और प्रेडिक्शन कर दिया कि यहाँ ये होने वाला है। तो जब डेटा सेट बहुत बड़ा होता है तब किसका यूज होता है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। और जब डेटा सेट छोटा होता है तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। ऐसा भी सवाल आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। मोर एरर, इसमें एरर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों ज़्यादा रहती है? क्योंकि यहाँ हमारे पास छोटा सा डेटा सेट है और उसके आधार पर हम कुछ और प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो हमारा प्रिडिक्शन तब एक्यूरेट होगा जब हम डेटा क्या कह रहा है उसको एकदम सही से एनालाइज कर पाएँ। लेकिन ये तो मुश्किल होता है। जैसे कुछ यही वाला छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि गिलास आधा खाली है या गिलास आधा भरा है। तो वो तो आपकी समझ या आप मतलब इस पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं उस डेटा को। तो उसी हिसाब से अगर गलत एनालाइज आपने कर दिया तो ब्लंडर हो जाएगा, अगर सही एनालाइज किया तो फिर मतलब एक्यूरेसी के काफ़ी करीब रहेंगे, काफ़ी एक्यूरेट हमको रिजल्ट मिलेगा या प्रेडिक्शन हमारा काफ़ी एक्यूरेट हो सकता है। जैसे IMD वाले, ये जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले, ये भविष्यवाणियाँ करते हैं, आज पानी बरसेगा, आज ये होगा, आज वो होगा। तो ये बहुत लंबे लंबे सेट ऑफ डेटा को ये एनालिसिस करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। उसके बाद में जितना ज़्यादा उनका सैंपल स्पेस बड़ा होता है, जितने ज़्यादा सालों का डेटा एनालाइज करते हैं, उतना ज़्यादा एक्यूरेट होने की संभावना होती है किसकी, उनके प्रेडिक्शन की। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और फार्म ऑफ रिजल्ट इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी स्कोर होता है। मतलब जो रिजल्ट आपको मिलेगा किसमें, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, उसमें प्रोबेबिलिटी का स्कोर मिलेगा कि मतलब ये जो उस चीज़ की, जैसे आज पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा, तो पिछले 10 दिन लगातार पानी बरसा, अब आपको कोई कह रहा है कि आप ये मतलब प्रिडिक्ट करिए कि कल पानी बरसेगा नहीं बरसेगा। ये चीज़ आती है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो 10 दिन का आप डेटा देखेंगे, उसी के आधार पर प्रिडिक्ट करेंगे। तो जब आप प्रिडिक्ट जहाँ करने वाली बात आती है, वहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाता है कि कितना अनुमान है कि कल भी पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा। तो आपको इसमें जो रिजल्ट मिलता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, वो मिलता है प्रोबेबिलिटी के स्कोर के रूप में। अब प्रोबेबिलिटी के स्कोर को आप जानते हैं, वो 0 से 1 के बीच कोई नंबर होता है। मतलब वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए अब आगे चलते हैं।
तो अब इसमें कोई पूछे कि जो रिजल्ट होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, इसकी वैल्यू किससे किसके बीच में होती है, तो 0 से 1 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग बोथ। ये ध्यान रखेंगे, 0 से लेकर 1 तक होती है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट की वैल्यू, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आगे आ जाते हैं किसके लिए, अब ये हमारा स्टैटिस्टिक्स की डिफिनीशन पूरी कंप्लीट हो गई। डिफिनीशन के बाद आता है स्कोप, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है। स्कोप क्या होता है किसी भी चीज़ का, जैसे आजकल आप बीटेक कर रहे हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कहते हैं क्या स्कोप है इसका फील्ड में। तो वैसे अगर आप जो स्टैटिस्टिक्स है जिसका गुणगान हम कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, उसका स्कोप क्या है ये जानना, इससे भी संबंधित सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो स्टेट्स आज के ज़माने में लगभग हर जगह यूज हो रहा है, क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी तो आप देखिए हर जगह आंकड़ों का ही खेल है पूरा। और चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, चाहे ये रोबोटिक्स हो, हर जगह आंकड़ों की बाजीगरी है। चाहे ये ऑनलाइन कंपनियां हो जिससे आप सामान खरीदते हैं, या आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, पता चला कि आपने 4 दिन गाना सुन लिया, हनी सिंह का सपोज करो सुन लिया यूट्यूब पे, 5वें दिन आपको मतलब सीरियल से यूट्यूब आपको जितने रिकमेंडेशन देगा उसमें ज़्यादातर गाने हनी सिंह के ही आएंगे, आपके मन को पढ़ लेता है। अब वो कैसे पढ़ता है, वो आपकी पसंद जो आपने किया उससे संबंधित सारा डेटा उसने इकट्ठा किया और उसके बाद में फिर आपको रिकमेंडेशन देता है, वो आपके व्यवहार को पढ़ने की कोशिश करता है। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये किसके थ्रू होती हैं, इसी चीज़ के थ्रू होती हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स के ही थ्रू। तो स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड एवरीवेयर फ्रॉम सोशल टू फिजिकल, लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एजुकेशन, प्लानिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जितने सब्जेक्ट हैं हर जगह आजकल स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही यूज है। आजकल एक कोर्स बड़ा पॉपुलर हो रहा है, एमएस इन डाटा साइंस या बीएससी इन डाटा साइंस, एमएससी इन डाटा साइंस, बीएससी इन डाटा साइंस। तो डेटा साइंस ये क्या है, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स ही तो है कि मतलब डेटा, आंकड़ों की बाजीगरी है कि डेटा को आप स्टडी करके किसी का पसंद किसी का नापसंद, ये सारी चीज़ें जो आप एनालाइज कर रहे होते हैं, ये आंकड़ों का ही तो खेल है। अब ये डेटा का इतना बड़ा स्कोप हो गया है, आपका अगर फेसबुक अकाउंट है तो आप कोई फोटो किसी की अगर लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी वो भी चीज़ें ऑनलाइन नोट की जाती हैं, आपको पता नहीं है। फिर आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपका डेटा बेचा जाता है, उसी के आधार पे कंपनियां डेटा खरीदती हैं, आपको रिकमेंडेशन देती हैं। मतलब आप चाहे ना चाहे, मतलब आप एक तरह का प्रोडक्ट हैं हर एक इंडिविजुअल आज के ज़माने में, और वो सारा ये स्टैटिस्टिक्स के जरिए ही पूरा संभव हो पाया है। तो यही सारा मतलब स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज और डिस्ट्रस्ट कैसे है लोगों के बीच में, कैसे इसका मिसयूज किया जा सकता है, इसके आंकड़ों को लेकर कैसे अविश्वास पैदा होता है लोगों के बीच में, ये आगे चल के इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो वहाँ हर जगह पूरा ये सारा इसके स्कोप के तहत ही तो है, स्टैट्स के स्कोप में ही। अब आगे स्कोप को हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि आप जब बहुविकल्पीय प्रश्न कोई आए तो वहाँ आप उसको सॉल्व कर पाएं कि स्टैटिस्टिक्स इज ए टूल ऑफ ऑल साइंसेज एंड कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ रिसर्च। कि अगर आपको रिसर्च करना है तो आपके पास चाहिए आंकड़ा, आपके पास चाहिए डेटा, और डेटा से संबंधित जो है विज्ञान की शाखा या मैथमेटिक्स की अप्लाइड शाखा, वो है स्टैटिस्टिक्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज ऑफ रिसर्च इसका मतलब सीधा सीधा हो गया स्टैटिस्टिक्स। इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अगर आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रोडक्शन से, कंजप्शन से, मतलब कोई चीज़ प्रोडक्शन से संबंधित या उपभोग से संबंधित, उसके वितरण से संबंधित, या इनकम से संबंधित, वेल्थ रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, या वेजेस से संबंधित, वेज का मतलब वो मजदूरी या जो भी हो, प्राइसेज से संबंधित हो गया, प्रॉफिट और या इंडिविजुअल सेविंग से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी से संबंधित, गरीबी से संबंधित, ये सारा जो खेल है ना, ये सब डाटों की, मतलब डाटा की ही, मतलब आंकड़ों की ही बाजीगरी है। और ये इन सबको जो हम स्टडी करते हैं ना, तो वो सब स्टेट्स का ही मेजर पार्ट है। तो इस तरह से इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है हर जगह आजकल, जो गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में ही बहुत ही ज़्यादा इसका स्कोप धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपका डेटा आप किसी के लिए वो एक प्रोडक्ट हो रहा है। चलिए, जो थर्ड इसमें है, द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज स्प्रेड थ्रू ऑल फील्ड, आई मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेज, ऑपरेशनल रिसर्च, बिजनेस। ये हमने पढ़ ही लिया है कि स्टेट्स का जो यूज है वो हर जगह फैला हुआ है, हर जगह हो रहा है इसका यूज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका यूज कैसे होता है, कोरिलेशन एनालिसिस, प्रॉफिट का और डिविडेंड का। ये हमें, जैसे कोई कंपनी है तो उसने कितनी प्रॉफिट कमाई, वहाँ आप शेयर धारक हैं तो उसने जो प्रॉफिट कमाया उसके किस प्रोपोर्शन में आपको डिविडेंड दे, उसका कोरिलेशन अगर पढ़ना है तो वहाँ स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। कोरिलेशन एनालिसिस सारा स्टेट्स का ही पार्ट है। एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ना, इनकम का एनालिसिस करना, एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करना, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग तो स्टेट्स का मेन पार्ट ही है कि पिछले सत्र में इतना खर्चा हुआ था, ये सारी चीज़ें थी, तो उसी के बेस पे नेक्स्ट फोरकास्ट करना। इवन जब आप एसओ हो जाएंगे तो भी आपका काम ही रहेगा कि जैसे कहाँ कितना बारिश हुआ, कहाँ कितने क्षेत्रफल में क्या फसल बोई हुई है, ये सारी चीज़ें, आंकड़े वगैरह ही आपको इकट्ठा करने का सारा काम रहेगा। अब आजकल हैंडमेड नहीं होता ये सारी चीज़ें, इसलिए आप देखो कि सबसे ओ लेवल मांगा इसमें, या कोई 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, चूँकि ओ लेवल में जो आप पाइथन पढ़ते हैं या सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, C++ जो भी हो, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो अब हैंडी कैलकुलेशन तो रहा नहीं, इतने बड़े बड़े डेटा सेट को डील करना होता है। तो वहाँ जब आप कंप्यूटर में जानेंगे, इसीलिए आपसे एसओ बनने के लिए पीजी डिग्री के साथ लेवल की भी मांग की गई है कि वो जानेंगे तो वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी हेल्प से आपको आंकड़ों को इकट्ठा करना और उसके बाद में ऑर्गेनाइज करना, उसको रिप्रेजेंट करना सही फॉर्म में आसान हो जाएगा।
तो ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो इसकी बात हम कर रहे थे कि अगर प्रॉफिट और डिविडेंड हो, एसेट लायबिलिटी हो, एनालिसिस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर हो, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हो, या ब्रेक इवन एनालिसिस हो, ये सारा काम जो है हम स्टेटिस्टिक्स के हेल्प से कर सकते हैं। सेल्स मैनेजमेंट में भी स्टेटिस्टिक्स का क्या इस्तेमाल है? डिमांड एनालिसिस, हमें अगर डिमांड किसी एरिया विशेष में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, किस एरिया विशेष में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उस हिसाब से एनालाइज करके प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर उतारना, ये सारा काम स्टेट्स को स्टडी करके हो सकता है। सेल्स को फोरकास्ट करना मतलब उसका अनुमान लगाना कि इस वाले मतलब क्वार्टर में इतना बिका या ये हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर में ये चीज़ है। तो जैसे कोविड में वाला समय था, तो आप देख लीजिए कोविड के पहले कौन मास्क पहनता था? कोई नहीं, बहुत कम ही लोग थे। लेकिन अब कोविड के टाइम में डेटा को एनालाइज किया गया, उसके बाद में देखा गया कि अब एकाएक मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है किसका मास्क का इस्तेमाल। उसके बाद में ऐसे सैनिटाइजर के साथ खेल रहा। तो ये सारा जो सेल्स फोरकास्टिंग, सेल्स मैनेजमेंट, ये सारा काम है, ये भी स्टेट्स के हेल्प से किया जाता है। बिजनेस ग्रोथ से संबंधित चीज़ें जैसे प्रोडक्शन कंट्रोल हो गया, कॉस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट एनालिसिस हो गया, ये सारा काम करना है तो हम स्टेट्स की हेल्प लेते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब कर्मचारी अधिकारी जो भी काम कर रहे हैं किसी संस्था के अंदर, तो उनका मैनेजमेंट करना है, उनका बेस प्लान निर्धारित करना है, उनको इंसेंटिव क्या देना है, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग और लेबर टर्नआउट रेशियो, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, एक्सीडेंटल रेशियो, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारा चीज़ या सोशल सिक्योरिटी, उनका पेंशन, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उनको एनालाइज करना हो, कैसे क्या किसको देना है, किस अनुपात में बढ़ाना है, उन सब के लिए स्टेट्स का ही बहुत ब्रॉडर लेवल पे इस्तेमाल होता है। तो ये सब स्टेट के स्कोप के अंतर्गत आते हैं। ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप हैं। मेरी आपसे लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कमेंट बॉक्स में आए, आपको जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया इसके इतर भी अगर कोई स्कोप आपको याद हो, आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो इससे आप लोग एक दूसरे का कमेंट पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा और एग्जाम में भी काम आएगा। क्रेज, इसमें मैंने क्रेज में देखो डाला है कि अब स्कोप ऑफ स्टेट्स इज लिमिटलेस एंड एक्सपेंडिंग डे बाई डे, बिल्कुल बढ़ ही रहा है। क्योंकि आजकल क्रेज में आप देख लीजिए कि डेटा साइंस कोर्सेज, MS BS डेटा साइंस में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह। और इस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत मतलब तेज से इंक्रीज होती चली जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों में पैकेजेस देती हैं डेटा साइंटिस्ट को। अब ये हो गया, पहले क्या देख लिया, पहला हमने डिफिनीशन, दूसरा देख लिया स्कोप, तीसरा आता है फंक्शन। करता क्या है स्टेट्स का, काम क्या होता है, क्या क्या आप कर सकते हैं इससे। तो ये हमने पूरा पॉइंट वाइज लिस्ट कर लिया है और आपको इसमें थोड़ी मतलब हेल्प मिल जाएगी इसको समझने में। और अगर ऐसे सवाल आते हैं तो डायरेक्ट आप क्या है कि जैसे आ गया कि ऑप्शन में आ गया सवाल कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें इन जो भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ वैसे विकसित हो जाएगी कि कौन सी चीज़ स्टेट्स के थ्रू नहीं की जा सकती है। तो ये इस टाइप के सवाल करने का मतलब पूछे जा सकते हैं। तो आप फंक्शन पढ़ते हैं हम कि इसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या क्या है। टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनिट फॉर्म्स, कोई फैक्ट हो, कोई आंकड़ा हो, कोई तथ्य हो, तो उसको किसी निश्चित रूप में अगर हमको प्रदर्शित करना है तो हम सांख्यिकी की हेल्प लेते हैं। प्रिसीजन टू द फैक्ट्स, जो प्रिसाइज डेटा या प्रिसाइज फैक्ट या मतलब क्लियर तथ्य जो हैं, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट अगर हमें करना हो, संदर्भित करना हो कहीं पे, स्टेट्स की हेल्प वहाँ लेते हैं। कंपैरिजन को करना, स्टेट्स है ही कंपैरिजन का विज्ञान। अगर दो चीज़ें नहीं है या दो आंकड़े नहीं है तो वहाँ पे स्टेट्स का कोई मतलब नहीं है। इंडिविजुअल डेटा से स्टेट्स का कोई लेना देना नहीं है। वो मासेज या पॉपुलेशन के लिए स्टेट्स का काम होता है। तो अगर हमें कुछ दो डेटा से संबंधित कंपैरिजन करना है, मान लो 2 क्लासेज हैं, एक क्लास का रिजल्ट, एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 पास हो गए, दूसरे में 30 ही पास हुए, तो उससे फिर कंपेयर किया जाता है कि कहाँ दिक्कत रही है। अगर टीचर्स लग रहे हैं दोनों के क्लास में तो उनका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, या बच्चे कौन कौन से गड़बड़ है, क्या चीज़ें रही। तो ये सारा जो कंपैरिजन वाला काम है ये भी स्टेट्स के माध्यम से किया जाता है। तो ये भी एक फंक्शन हो गया किसका, स्टेट्स का। फार्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, अब हम कोई चीज़ है, मान लीजिए हमारे पास छोटा सा डेटा है मौजूद। अब मान लीजिए मैंने एक साबुन कोई बनाया, मेरी कंपनी ने बनाया, उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब 15-20 लोगों से उससे संबंधित राय हमने जानी कि ये इसका जो फ्रेगनेंस है वो कैसा आपको लगा, ये बॉडी पर ज़्यादा हार्श इफेक्ट इसका तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जानी 15-20 लोगों से। उसके बाद में मार्केट में उसको उतारने के बाद में, उसके बाद में हमने कोई कंक्लूजन बनाया, तो एक नल हाइपोथेसिस उसकी बनाई कि ये साबुन जो है हमारा अच्छा है, अल्टरनेटिव बनाई, या कम अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हाइपोथेसिस जो हम बनाते हैं, संकल्पना अपनी, तो उसको बनाना, उसकी जांच करना, पड़ताल करना, उस हिसाब से प्रेडिक्ट करना, और उसके बाद में फिर मार्केट की डिमांड को फोरकास्ट करके मार्केट में उसी हिसाब से चीज़ों को उतारना, प्रॉफिट कमाना, ये सारा काम जो है, ये सारा जो फंक्शन है ये स्टेट्स के माध्यम से होता है। पॉलिसी अगर हमको कोई बनानी है, मतलब मान लीजिए कि जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारा काम है, तो क्या करेंगे, पहले आंकड़े ही तो इकट्ठा करेंगे। अब आंकड़ा इकट्ठा करने वाला काम किसका है, स्टेट्स का ही। तो देश में जैसे मान लीजिए प्रदेश के अंदर कितने वृद्ध लोग हैं, उन सबको पेंशन दी जानी है, तो उनका पूरा डिटेल इकट्ठा किया जाएगा वृद्धों का। अब वो आंकड़े हमें इकट्ठा किए गए तो उसके बाद में फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे सही फॉर्म में। उसके बाद में इंटरप्रेट करेंगे कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं वृद्ध जो बड़े समृद्ध परिवार से आते हैं, ये एलिजिबल नहीं है, इसके लिए उनको हटाया जाएगा। इंटरप्रेट करने के बाद में फाइनल कंक्लूजन बनेगा, उसके बाद में फिर उस पर कार्रवाई होगी।
तो ये सारा जो काम होगा वो किसका काम है, ये किसकी हेल्प से हो सकता है, ये स्टेट्स की हेल्प से हो सकता है। हेल्प्स अदर इन साइंस इन टेस्टिंग देयर लॉज, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो बने हैं अलग अलग विज्ञान के अलग अलग शाखाओं के अंतर्गत, जिनको टेस्ट करने के लिए उनके नियमों को स्टेट्स की हेल्प ली जाती है। डेटा एनालिसिस में तो इसका बहुत मेजर रोल है ही। आफ्टर इफेक्ट अगर किसी चीज़ का मेजर करना है, मान लो किसी एरिया में भूकंप आया है, अब उसका कितना डाइवर्स इफेक्ट हुआ, कितना खराब इफेक्ट हुआ है, क्या क्या कितनी परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है, कितना जान माल का नुकसान हुआ है, उसमें भी सब आंकड़ों की बाजीगरी है। आप जब सहायक सांख्यिकी अधिकारी बनेंगे ही तो भगवान न करे कि कभी आपदा आए, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो वो सारे आंकड़े इकट्ठा करना, ये सब आपका काम रहेगा। तो ये जो फंक्शन है ये किसके द्वारा होता है, ये भी होता है स्टेट्स के थ्रू। प्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स डेटा इन ईजी फॉर्म्स, जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है, हज़ार लोगों का डेटा है, तो उसको अगर हम हिस्टोग्राम से, पिक्टोग्राफ से, टेबल के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं तो उससे समझना आसान हो जाता है। ये काम भी स्टेट्स के माध्यम से होता है। हेल्पफुल इन कलेक्टिंग अप्रोप्रिएट क्वांटिटेटिव डेटा, तो संख्यात्मक अगर हम डेटा हमको इकट्ठा करना है तो वो स्टेट्स की हेल्प से ही हो सकता है, क्योंकि स्टेट डील ही करता है संख्यात्मक डेटा में। और कॉम्प्लेक्स, ये जब हमारे पास किसी भी चीज़ से संबंधित बहुत सारा डेटा रहेगा, उससे संबंधित आंकड़े रहेंगे, तो क्लियरिटी, आप थॉट्स की थोड़ी क्लियरिटी बन जाएगी, और तो इससे क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस होगी, अल्टीमेटली कम हो जाएगी। और फैक्ट्स को नंबर के फॉर्म में ये एक्सप्रेस करता है, तो जिससे थोड़ी और क्लियरिटी बनती है। और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन कंडेंस फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करने में भी किसका यूज है, ये किसका फंक्शन है, ये स्टेट्स का फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए जी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में इसको याद कर सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। अच्छा, एक इसमें मैं और बताऊं कि आप लोग के जो हिंदी माध्यम वाले हमारे भाई लोग हैं, अगर आपको इंग्लिश में कोई लाइनें लिखी हुई हैं, ये तो मैं हिंदी में समझा ही रहा हूँ, 2 बार वीडियो देख लीजिए, एकदम कान में बैठ जाएगा। मसल मेमोरी ऐसी होती है, मतलब आप 1-2 बार सुनेंगे, इतना बैठ जाएगा कि ऑप्शन आएगा आप टिक कर ही देंगे। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, गूगल पे जाइए, गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से एक एक लाइन जो आपको समझना है उसको ट्रांसलेट कर लीजिए हिंदी में, तो वो समझ में और आ जाएगा आसानी से, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो 3 चीज़ें आप पढ़ ली, डिफिनेशन पढ़ लिया हमने, उसके बाद स्कोप पढ़ लिया, उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया। अब लिमिटेशन या ड्रॉबैक, इसकी कमियां क्या क्या हैं। स्कोप तो हमने पढ़ लिया कि हर जगह इसका इस्तेमाल होता है जी, ये है, लेकिन कोई चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, सबकी सीमाएं हैं। वैसे स्टेट्स की भी सीमाएं हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं वो इसमें पढ़ेंगे, ये भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो पहली सीमा इसकी है कि जो स्टेट्स वाले जो लॉज होते हैं वो ऑन एन एवरेज ट्रू होते हैं। ये नहीं कि वो हमेशा ही सत्य रहेंगे कि सूर्य पूरब से निकलता हमेशा निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा एग्जैक्ट हो ये जरूरी नहीं है। तो ये ऑन एन एवरेज ही ट्रू होते हैं, ये पहली लिमिटेशन हो गई। दूसरा, स्टेटिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, सो ये सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नॉट स्टेटिक। तो जो ये सांख्यिकी होती है ना, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है, एक इंडिविजुअल डेटा अगर है तो उसका कोई मतलब नहीं है स्टेट्स में, क्योंकि ये तुलना का विज्ञान है। आप मान लीजिए आंकड़ों की बाजीगरी, जब 2 आंकड़े होंगे तभी कोई कंक्लूजन हम निकालेंगे। तो अगर नो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सिंगल आइसोलेटेड आइटम का कोई यहाँ पे स्टडी ही नहीं होती, किसके अंदर, स्टेटिक्स के अंदर। तो ये चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि ये कि इसका ड्रॉबैक हो गया, लिमिटेशन हो गया कि इंडिविजुअल डेटा में डील नहीं करता, ये पॉपुलेशन या मासेज में या सेट ऑफ डेटा में या एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स में, इसमें डील करता है। तो ये इसकी क्या हो गई, एक बहुत बड़ा लिमिटेशन या ड्रॉबैक है किसका, स्टेट्स का। स्टेटिस्टिकल मेथड्स आर बेस्ट एप्लीकेबल टू क्वांटिटेटिव डेटा, नॉट एप्लीकेबल ऑन क्वालिटेटिव डेटा। जो स्टेट्स वाले जो मेथड हैं वो संख्यात्मक जो डेटा है ना उसी पे एप्लीकेबल है। ये परिणात्मक जो मतलब क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी क्या है डेटा की, उस पे उससे डील नहीं करते। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है और संख्यात्मक डेटा क्या होता है, इसके बारे में आगे हम जानेंगे। और पहले थोड़ी जान लेते हैं कि क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है मतलब कोई भी ऐसा चीज़, ऐसा इवेंट, ऐसा फिनोमिना जिसको हम नंबरों में लिख सकें, कि किसी गांव में टोटल रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो वो एक क्वांटिटेटिव डेटा हो गई। इसको नंबर में बता सकते हैं, 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 50। अब कोई व्यक्ति कितना ईमानदार है, अगर इससे संबंधित हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो ये क्वालिटेटिव डेटा है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है। कितना ईमानदार है वो, 5 ईमानदार है, 6 ईमानदार है, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। तो क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा जो है ये ऐसे होता है। आगे हमने इसको लिस्ट किया है, अभी आपको बताएंगे इसके बारे में और खूब डिटेल में। तो इसका एक लिमिटेशन स्टैटिस्टिक्स का ये भी हो गया कि ये क्वालिटेटिव डेटा जो होता है इसके साथ डील नहीं करता, ये केवल क्वांटिटेटिव डेटा के साथ डील करता है। मतलब संख्यात्मक जो डेटा है ना, संख्यात्मक आंकड़ों के साथ ही डील करता है। कोई भी ऐसा घटना, ऐसा परिघटना जिसके परिणाम को संख्या के रूप में दर्शाया जा सके, उसी के साथ केवल डील करता है स्टेट्स। जिसको जो क्वालिटी के साथ जिसको दर्शाया जा सके उसके साथ कोई डीलिंग नहीं होती स्टेट की। आगे हो गया इसमें, रिजल्ट ऑब्टेन बाय यूजिंग स्टेट्स टेक्निक कैन बी मिसलीडिंग इफ सफिशिएंट केयर इज नॉट एक्सरसाइज इन कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि अगर हमने स्टेट्स वाली टेक्निक का यूज़ करके डेटा को इकट्ठा किया, लेकिन अगर उसको मतलब कुछ स्पेशल केयर के साथ में इकट्ठा ना किया तो वो मिसलीड भी कर सकता है। जैसे मान लो चुनाव का समय चल रहा है और किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति किसी गांव में जाए और वो डेटा इकट्ठा करे कि किसकी सरकार जीतेगी, तो अपने पसंद के लोगों से जाके वो पूछ ले तो कहेंगे हाँ तुम्हारी जीतेगी, तुम्हारे। अब उसी आधार पे वो पूरा कंक्लूजन बना दे कि ये तो चारों तरफ हमारी हवा है, हमारा पहचान है, हमारा ये है, तो हमें जीतना है। तो ये रियल से कितना दूर है, मतलब वो मिसलीड कर रहा है उस चीज़ को। तो ये भी एक क्या है, लिमिटेशन है कि अगर हमें सही तथ्य, मतलब
तथ्यों या आंकड़ों के माध्यम से सही रिजल्ट या कंक्लूजन तक पहुंचना है, तो हम जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उसमें हमें क्या करना होगा, हमें सफिशिएंट मतलब पर्याप्त केयर की जरूरत होगी। हमें ध्यान रखना होगा कि हमें सबके विचारों को इसमें समाहित करना है, सब जितने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं सबको शामिल करना है, तभी हम एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाएंगे, एक्यूरेट कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। तो ये भी अगर ना इसका ध्यान रखा गया तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है किसका, स्टैटिस्टिक्स का। ओनली ए पर्सन हु हैज एक्सपर्टाइज ऑफ स्टेट कैन हैंडल स्टेटिकल डेटा एफिशिएंटली। अब कोई ऐसा ही व्यक्ति स्टेटिकल डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकता है जिसको एक्सपर्टाइज हो इस डेटा में। और आम आदमी अगर कहे, कोई बहुत हज़ार लोगों का डेटा दिया हो किसी भी चीज़ से संबंधित, तो आम आदमी उसको नहीं समझेगा, लेकिन एक कोई कंपनी है जो ऑपरेशनल रिसर्च वाले मैनेजर्स को रखती है, तो वो उसको एनालाइज करेंगे। जैसे किसी गाँव में 10 लोग हैं, वो फला कोई स्पेशल क्वालिटी का साबुन यूज़ करते हैं या दंत कांति मान लो मंजन यूज़ करते हैं, आम आदमी के समझ में नहीं है, ठीक है यूज़ करता है, लेकिन जब कंपनियां ऑपरेशनल रिसर्च मतलब OR में ऑफिसर को रखती हैं, तो वो उस डेटा को एनालाइज करते हैं कि अच्छा इस एरिया में इतने लोग इसको पसंद करते हैं, इतने लोग इसको पसंद करते हैं, तो अगर हमारा जो सप्लाई या मार्केटिंग चेन इस लेवल की रहे तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा या कम होगा। तो इस स्टेट्स को समझने के लिए एक्सपर्टाइज की जरूरत है इस सब्जेक्ट में। आम आदमी मतलब इतना अच्छे से ना समझ पाएगा कि डेटा कह क्या रहा है बेसिकली। तो ये भी एक ड्रॉबैक है किसका, स्टेट्स का। इट डज नॉट डिपिक्ट द इंटायर स्टोरी ऑफ फिनोमिना। और ये किसी भी फिनोमिना की पूरी इंटायर स्टोरी नहीं बताती है। जैसे कहीं पर घटना या दुर्घटना हो गई, मान लीजिए कि तूफान आ गया, तो स्टेट्स का यूज़ करके हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना नुकसान हुआ, कितने रुपए का नुकसान हुआ, कितना जनधन का नुकसान हुआ। लेकिन मान लो किसी ने जो भावनात्मक चीज़ें हैं ना, कि वो नुकसान के बाद में किसी का घर बह गया, किसी को और नुकसान हुआ, तो वो दिल से कितना व्यथित है, वो दुख को अगर कैलकुलेट करना हो, उनका दर्द कैलकुलेट करना हो, तो ये सब कुछ स्टेट नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा के साथ डील ही नहीं करता। तो ऐसा डेटा जो संख्या से संबंधित है वो तो कैलकुलेट कर लेगा, कितना नुकसान हुआ, कितना जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन लोग भावनात्मक रूप से कितना दुखी हैं वो कैलकुलेशन स्टेट्स के माध्यम से नहीं हो सकता, क्योंकि भावनाएं कैलकुलेट नहीं की जाती। आप कितना ईमानदार हैं कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम नंबर नहीं दे पाएंगे उसके लिए। या आप कितना पोलाइट हैं, आपके अंदर कितना प्यार है किसी को लेकर, कितनी श्रद्धा है, वो ये सब क्वालिटेटिव डेटा है, ये क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है। तो जहाँ क्वालिटेटिव डेटा की बात होती है वहाँ स्टेट जो है वो फेल हो जाता है, वहाँ ये इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। और इट इज़ लायबल टू बी मिसयूज्ड। ये तो आगे मिसयूज वाले कलम में पढ़ेंगे ही कि इसका मिसयूज हो सकता है ब्रॉडर लेवल पे, किसका, स्टैटिस्टिक्स का। तो ये हो गया मिसयूज कहाँ कहाँ हो सकता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब इसमें जो भी आपको कंफ्यूजन रहे तो ये इसको क्या करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़िए। समझा मैंने हिंदी में दिया है, वीडियो 2 बार देख लेंगे, बिल्कुल सब चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लीजिए, वो चीज़ें जाके गूगल ट्रांसलेट पे हिंदी में इंग्लिश में टाइप कीजिए और हिंदी का उसका ट्रांसलेट आप देख लेंगे। हिंदी कंपेटिवली इन साइंटिफिक सब्जेक्ट का थोड़ा मुश्किल होता है, इंग्लिश में आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे, थोड़ा मैं समझा भी रहा हूँ तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं। डिस्ट्रस्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, अविश्वास, कि मुझे आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है। ऐसे सांख्यिकी में अविश्वास क्या होता है, तो डिस्ट्रस्ट मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और बिलीफ, और डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिक्स लिटरली मीन्स लैक ऑफ ट्रस्ट इन स्टैटिकल डेटा। तो डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिक्स का मतलब होगा कि जो डेटा या आंकड़ा आपको बता रहा है उस पर आप ट्रस्ट ही नहीं करते कि ये सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी को कहते हैं डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिक्स। और ये होता क्यों है, उसका आधार होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड द कंक्लूजन डिराइव फ्रॉम इट। जब आप किसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या उससे जो कंक्लूजन या रिजल्ट मिला है उसको आप डिराइव करते हैं, तो आपको उस पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होता है, वही डील करता है डिस्ट्रस्ट वाला पार्ट। तो उसकी वजहें होती हैं, क्यों होती हैं, वो आगे हम देखेंगे। वी ऑफन हियर स्टेटमेंट लाइक स्टैटिक्स आर लाइज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, कि हम सुनते हैं कि जो ये आंकड़ों की बाजीगरी है ये सब सही नहीं है। कई बार इसके माध्यम से या इसका बेस बना के लोगों को बुद्धि भी बनाया जाता है, कि जैसे मान लिया कि लोग कह रहे हैं ना, किसी कंपनी विशेष का प्रचार आ रहा है किसी प्रोडक्ट का कि इतने लोग यूज़ कर रहे हैं, फला डॉक्टर आ रहा है दिखा रहा है वो, तो ऐसे ऐसे चीज़ें करके और फिर प्रचार कर दिया अपने प्रोडक्ट का कंपनियों ने, लोगों ने यूज़ किया, उस तरह से लाभ उसका नहीं मिला, तो डिस्ट्रेस जनरेट होगा ना। तो अब वो वहाँ तो उनको आंकड़ा दिखाया गया, वहाँ पे आंकड़ा दिखाया गया कि ये इतने लोग यूज़ किए, इनको ये फ़ायदा हुआ, इनको वो फ़ायदा हुआ, न्यूज़पेपर में किसी माध्यम से आंकड़ों की पूरी बाजीगरी दिखाई गई। लेकिन आप जब जेन्युइन उसको यूज़ करते हैं, आपको फ़ायदा नहीं दिखता, तो आपको उन आंकड़ों पे अविश्वास हो जाता है। यही है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्यों होता है ये देखते हैं। जैसे फिगर्स डू नॉट लाई, लायर्स फिगर, कि जो फिगर्स हैं, जो संख्याएं हैं, वो झूठी नहीं होती। जो झूठे लोग होते हैं वो फिगर्स को बता के फिर अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं। दीज आर एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिक्स, जो ऊपर के स्टेटमेंट है 3-4 आपने पढ़े होंगे। दीज व्यूज ऑफ स्टैटिक्स स्टेम फ्रॉम द मिसयूज ऑफ स्टैटिक्स बाय द इंटरेस्टेड पार्टी। और ये व्यूज कैसे आते हैं, जब कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं वो उनकी स्वार्थ सिद्धि के लिए सांख्यिकी का गलत इस्तेमाल करती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी मंजन बनाती है
और उसके बाद में आपके दांतों में दर्द है, वो दावा करती है कि मंजन यूज कीजिए और 5 दिन में आपका दांत का दर्द गायब हो जाएगा। उसके बाद में वो 10-20 लोगों का इंटरव्यू छापती है कि फला आदमी का दर्द गायब हो गया, धमकाना आदमी का दर्द गायब हो गया। आपने वो प्रोडक्ट यूज किया, 5 दिन छोड़िए, आपका 10 दिन में भी दर्द गायब ना हुआ, तो आपका वो जो आंकड़े उन्होंने दर्शाए, डिस्क्रिप्टिव आंकड़े जो भी दिए, उससे विश्वास हट जाएगा ना आपका। तो ये डिस्ट्रस्ट वाला इशू यहीं पैदा हो जाता है स्टेट्स के अंदर। या कोई गवर्नमेंट है, वो कहती है कि हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और संख्या देती है कि पिछले बार हमने इतना फ़ायदा दिया, ये किया, वो किया, फिर ग्राउंड पे अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा कुछ होता है अगर चीज़ें, तो वहाँ पे डिस्ट्रेस जनरेट होता है। तो सांख्यिकी का ऐसे इस्तेमाल या मिसयूज होता है और उससे डिस्ट्रेस जनरेट होता है। और हिंदी में अगर जाने तो ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसको देख लेंगे एक बार। सांख्यिकी के ये विचार इच्छुक पार्टियों द्वारा आंकड़ों के दुरुपयोग से उपजे हैं। कौन से विचार? जो ऊपर दिए गए हैं कि सांख्यिकी तो लायर्स का विज्ञान है, या इसमें झूठे करके कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, या कुछ भी गलत सही सिद्ध कर दिया जाता है। तो उसकी वजह है कि वो कोई इच्छुक पार्टियां हैं या उनका स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने उन सब आंकड़ों की बाजीगरी के द्वारा उल्टी पुल्टी चीज़ें दिखा देती हैं और लोगों को भ्रमित करती हैं। प्रचार, विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनदाता, सरकारें तथा अन्य संगठन सांख्यिकी और सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करके अपने अनुभागियों हित को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे आंकड़ों में अविश्वास पैदा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया नहीं कि कोई चप्पल है, मान लीजिए उसका विज्ञापन करना है, तो इतना कर देंगे कि पैर में पहनोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, इतने लोगों ने पहना, उनको ये फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा हुआ। आपने जब रियल में यूज़ किया और वो फ़ायदा ना हुआ, तो आपको उस चीज़ के प्रति, उनके दावे के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है। तो यही है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये डिस्ट्रस्ट का 1-2 एग्जाम्पल अगर आप जानते हो तो आप लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, मैं पढ़ूंगा आपका कमेंट। फर्दर द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू डाउट एंड सस्पेशन बिकॉज ऑफ इट्स मिसयूज बाई वेरियस पर्सन आर एलिमेंट या बैड पर्सन आर एलिमेंट, आप मान लीजिए, फॉर देयर सेल्फिश मोटिव्स। स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग। अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि थोड़ा उनका गलत उद्देश्य होता है और आंकड़ों की बाजीगरी से उन लोगों को उसमें फंसाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे कंपनी वाला चला था, इन्वेस्टमेंट वाला, मैं सिंपल कह रहा हूँ कि आप 9,000 रुपये जमा कीजिए, फिर आप वो 2 लोगों को जोड़िए, फिर वो जो जमा करेंगे उसका आपको मिलेगा, फिर ये मिलेगा। ये जो चिट फंड वाले घोटाले हुए थे उसमें भी पूरे आंकड़ों की बाजीगरी दिखा के तो बुद्धूपना किया गया था। तो अब उसमें जो लोग फंसे उनको तो उन आंकड़ों से डिस्ट्रस्ट हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि आंकड़ों की बाजीगरी तो कितनी झूठी होती है, किसी को कैसे भी बुद्धू बना सकती है। तो ये सारी चीज़ें अविश्वास को जन्म देती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप और थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूँ कि जैसे स्टेटिस्टिक्स से कुछ भी प्रूव किया जा सकता है। जैसे एक मैं इसमें आपको कहानी सुनाऊँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक आदमी की नई शादी हुई, तो उसके गांव में कहीं ताश खेला जा रहा था, तो उसके नहीं वो लॉजिकल था ऐसे कि कुछ भी ऐसे करके सिद्ध कर दूंगा। तो उसी में छोड़ो, कहानी है तो हमारा थोड़ा ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। अब ये रियल एग्जांपल पे आते हैं कि जैसे आंकड़ों की बाजीगरी जो है, इससे क्या क्या डिस्ट्रस्ट होने के क्या क्या वजह होती हैं। कि जैसे किसी गाँव के बाहर अगर ज्वेलरी की दुकान है, तो आप ज्वेलरी की दुकान देख के आप ये कंक्लूजन निकाल लें कि गांव वाले पूरे सोने चांदी जवाहरात से लदे हुए होंगे, सबके पास मार जवाहरात होगा, क्योंकि गांव के बाहर जो है ये ज्वेलरी की दुकान है। तो वो चीज़ एकदम रियल नहीं हुई ना, ये तो खाली आपका कंक्लूजन हुआ। ये पूरी तरह सत्य हो सकता है, ये पूरी तरह गलत हो सकता है, या पार्शली ट्रू हो सकता है, या पार्शली फॉल्स हो सकता है। तो ये स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के आधार पे ये सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन कि यहाँ पे या पूरे गांव वाले अमीर हैं या पूरे गांव वाले गरीब हैं। लेकिन अब इसको जिस तरह से आप इंटरप्रेट करेंगे इस डेटा को, या जिस तरह से आप चाहे मैनिपुलेट कर दें इस डेटा को, तो ऐसी स्थितियों में हम सही कंक्लूजन पे पहुंच पाएँ इसकी संभावना कम होती है। तो ये चीज़ें भी डिस्ट्रस्ट को जन्म देती हैं। किसमें? तो स्टेट्स के डिस्ट्रस्ट को जन्म देती हैं, मतलब अविश्वास पैदा होता है मैनिपुलेशन केसेस से, या मिस इंटरप्रिटेशन, डेटा के मिस इंटरप्रिटेशन वाले केस से। या अभी देखो एक मूवी आई है, पुष्पा मूवी आई है, तो इसका एक बड़ा पॉपुलर सा डायलॉग है। उसमें आप देखो, उसमें डायलॉग में कहते हैं अल्लू अर्जुन कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं। कि मतलब पुष्पा, आप देखो इसमें भी कैसे करते हैं कि जैसे किसी का नाम हो गया गोली, और वो दिखा नहीं, और आपसे कह दिया गया कि उसके बारे में जो भी आपके मन में आया आप सोचो। तो आप गोली नाम सुन के आप सोचेंगे कि अरे छोटा सा होगा, कोई प्यारा सा लड़का होगा, छोटा सा एकदम। तो लेकिन हो सकता है कि किसी बड़े और लंबे चौड़े आदमी का नाम गोली हो। तो इस तरह से क्या हुआ कि मन के अंदर आपने कंक्लूजन बनाया, लेकिन वो कंक्लूजन सही तो नहीं है ना, ये मिसयूज हो गया या मैनिपुलेट हो गया, वो डेटा हम रियल तक ना पहुंच पाए। तो इससे भी डिस्ट्रस्ट जन्म लेता है कि चूंकि इन्फरेंशियल स्टेट्स के अंदर हम एनालाइज करेंगे कि अगर गोली किसी का नाम है और उसको हमने देखा नहीं, कुछ नहीं, किसी ने नाम बता दिया कि उसको एनालाइज करो, कैसा हो सकता है वो व्यक्ति, आपने छोटा करके एनालाइज कर दिया, पता नहीं बड़े आदमी का नाम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्ट्रस्ट को जन्म देती हैं, अविश्वास को जन्म देती हैं कि सांख्यिकी के आंकड़ों पर आंख मूंद के विश्वास नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से मान लो किसी का नाम है अरिमर्दन सिंह, बड़ा सा नाम है, आपको बड़ा नाम लगेगा, आपको लगेगा कोई विशाल काय, भीम काय हो, और पता चले आपके सामने जब रियल अरिमर्दन सिंह कोई हो जिसका नाम हो आए एकदम तिरस्कार, छोटा सा आए। ये नाम मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, इसको कोई अन्यथा ना लेगा जिसका नाम हो, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ।
तो तो इस तरह से क्या है कि छोटे छोटे डेटा सेट्स के आधार पे जब हम इन्फेरेंस निकालते हैं और बनाते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो अगर उस पर हमने बहुत विशेष ध्यान ना रखा और कंक्लूजन ऐसे बना दिया तो वो एक ब्लंडर को जन्म दे सकता है, मतलब डिजास्टर हो सकता है वहाँ पे। तो वो जब डिजास्टर हो जाएगा तो जो चीज़ जो उनके भुक्तभोगी हैं उनको डिस्ट्रस्ट हो जाएगा उस डेटा पे, कि आंकड़ों पे या सांख्यिकीय बाजीगरी पे हम एकदम क्या है कि आप उनके विश्वास नहीं कर सकते। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। According to Professor W.I. King, statistics are likely clay from which can you make God or devil as you please। आपकी जो स्टेटिक्स ये कह रहे हैं, एक जो W.I. किंग साहब हैं, एक स्टेटिशियन थे बड़े, कि स्टेटिक्स उस चिकनी मिट्टी के समान है जिसके माध्यम से आप चाहे भगवान जी की मूर्ति बना लीजिए और चाहे आप किसी राक्षस की मूर्ति बना लीजिए, वो आपके हाथ में है। तो चाहे आप उसका मिसयूज कर लीजिए, चाहे आप उसका गुड यूज कर लीजिए। जैसे किसी के बारे में उसके बिना जाने आप उसका पूरा आंकड़ा इकट्ठा कर लीजिए, डेटा इकट्ठा कर लीजिए, वो स्पाई वाला काम होता है जो, मतलब वो कुछ भी है, किसी को फिर बुली कीजिए उसके बाद में, और या ऐसी चीज़ें कीजिए तो उसका मिसयूज हो गया। और या उसी आंकड़ों के माध्यम से मान लीजिए किसी बस्ती में कितने गरीब लोग रह रहे हैं, उनका डिटेल आपने इकट्ठा किया, उसके बाद में आपने ठाना कि उनको हम भोजन उपलब्ध कराएंगे, उनको कपड़े देंगे, तो उसका सदुपयोग हो गया। तो ये आपके हाथ में होता है। सांख्यिकी एकदम इस तरह से चिकनी मिट्टी के समान है कि उससे आप जो चाहें उसका चाहिए सदुपयोग कर लीजिए, चाहिए आप दुरुपयोग कर लीजिए, बहुत वर्डन है वो। नंबर्स, अब अगला जो इसका डिस्टेस्ट का वजह है वो नंबर 2 एक्यूरेट आर आप ओपन टू मैनिपुलेशन बाय सेल्फिश पीपल टू कंसील द ट्रूथ एंड प्रेजेंट ए डिस्टार्टेड पिक्चर ऑफ द फैक्ट। नंबर, ये जो नंबर तो एक्यूरेट होते हैं लेकिन लोग उससे डिस्टार्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद में उससे रियल फैक्ट छुपा लेंगे। रियल फैक्ट छुपाने के बाद में उसका जो डिस्टार्टेड पिक्चर होगा, रियल पिक्चर लोगों के सामने ना आ पाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपको भेज दिया गया किसी क्षेत्र में गरीबी का डेटा इकट्ठा करने के लिए, आप सहायक सांख्यिकी अधिकारी हैं, किसी एरिया में आपको भेजा गया, या किसानों की आपका ये काम ही है, उससे जोड़ के एग्जांपल बता रहा हूँ कि ओले गिरे और सरसों की फसल बर्बाद हो गई। आपको भेजा गया कि जाइए साहब और आप जो है एरिया में कहाँ कितनी दिक्कतें हैं उसका डेटा आप इकट्ठा करके लाइए। आप वहाँ पे गए फील्ड के अंदर, लेकिन आपका मन नहीं है, आप कुछ गड़बड़ किया, ईमानदारी आपने नहीं की और रियल डेटा आपने नहीं दिया, उसको मैनिपुलेट किया चीज़ों को, तो जिनको लाभ मिलना था बेचारों को लाभ नहीं मिल पाया। तो इस तरह से जो नंबर्स तो थे वो जो एक्यूरेट थे, लेकिन आपने उन्हें मैनिपुलेट करके प्रस्तुत किया तो उससे ब्लंडर हो गया, मतलब रियल फैक्ट सामने ना आए। तो ये भी डिस्टेस्ट की एक वजह बनता है सांख्यिकी में। 1 ounce ऑफ ट्रूथ कैन प्रोड्यूस टन्स ऑफ स्टेटिक्स। मतलब अगर छोटा सा एक सत्य हो तो उसके माध्यम से हजारों हजार एकदम स्टेट्स, मतलब सांख्यिकीय आंकड़े बनाए जा सकते हैं। ये भी एक इसकी लिमिट है, मतलब जितने ज़्यादा उसको बनाते जाएंगे उसका वजन, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा उस तरह से घटती चली जाएगी, क्योंकि मैनिपुलेशन होगा वहाँ पे। क्योंकि सत्य तो सत्य होता है ना, बड़ा सिंपल। उसको जितना ज़्यादा उसमें तेल मिर्चा और ये सब लगाते जाएंगे तो वो रियल से वो भटकता चला जाएगा दूर। और स्टेट्स की एक और लिमिटेशन है, और यह नुकसान कहें कि ये कुछ भी प्रूव कर सकता है। तो आप कुछ भी आप प्रूव कर दोगे तो वो भी तो नुकसान वाली बात है कि लॉजिक के माध्यम से कुछ भी प्रूव कर दो, लेकिन अब वो रियल में ना हो तो ये दिक्कत होगी। और इट कैन प्रूव नथिंग, ये भी एक इसका कि कोई आप बहुत आंकड़ों की बाजीगारी दिखा रहे हो लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा कि नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो आप क्या करोगे। तो ये भी एक लिमिटेशन है किसकी, स्टेट्स की। हिंदी वाले भाइयों के लिए मैं इसमें हिंदी में कुछ मैंने लिखा है, ये पढ़ देता हूँ कि कुछ अन्य कारण हैं डिस्टेस्ट के। आंकड़ों में अविश्वास के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं। आंकड़ों पर आधारित तथ्य अधिक ठोस हैं, लेकिन इन आंकड़ों में किसी की इच्छा के अनुसार हेरफेर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यह आंकड़ों में अविश्वास पैदा करने वाली जनता को गुमराह करता है। तो ये आंकड़ों में अविश्वास पैदा करता है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये ऐसे ध्यान रखें इसको कि यह आंकड़ों में अविश्वास पैदा करता है जब आप हेरफेर करते हैं, उस डेटा के साथ में छेड़छाड़ करते हैं। कभी कभी सांख्यिकीय विश्लेषणों की गलत व्याख्या की जाती है जिससे आंकड़ों में अविश्वास पैदा होता है। मान लीजिए कि भारतीय अस्पतालों में मरीजों की मृत्यु दर अधिक है। हाँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है डिस्टेस्ट का। इससे कोई गलत निष्कर्ष निकाल सकता है कि घर पर मरीजों का इलाज करना ज़्यादा सुरक्षित है। अगर ये मान के कि अस्पतालों में मृत्यु दर अधिक है, घर पर इलाज करने लग जाए तो ब्लंडर हो जाएगा, लोगों की डेथ हो जाएगी। भाई कोई बड़ी बीमारी हो गई, लोग कहें कि अस्पताल में तो लोग मर ही रहे हैं, हम घर पे इलाज करेंगे, तो ये तो मतलब ये क्या हो गया कि मिस इंटरप्रिटेशन हो गया डेटा का। और मिस इंटरप्रिटेशन से क्या एक ब्लंडर हो जाएगा कि मतलब बड़ी दिक्कत हो जाएगी लोगों में। अस्पताल के प्रति अविश्वास अगर पैदा हुआ तो फिर वो अस्पताल नहीं जाएंगे, घर पे इलाज करेंगे, डेथ होंगी, तो फिर से आंकड़ों की जो बाजीगरी है इसके प्रति अविश्वास पैदा होगा। ये भी एक डिस्टेस्ट की वजह बनेगा स्टेट्स में। तो इससे कोई गलत निष्कर्ष निकाल सकता है कि घर पर मरीजों का इलाज करना ज़्यादा सुरक्षित है। इस प्रकार गलत व्याख्या आंकड़ों में अविश्वास का कारण बनती है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अस्पतालों में कोविड उपचार का उदाहरण आप ले लीजिए कि अभी आया था कोविड की जब सेकंड लहर आई कि जो भी अस्पताल में गया है वो लोग कहते थे कि वो उसकी ज़्यादातर लोग की डेथ हो गई है घर पे रह के। एक्चुअली अस्पताल में ज़्यादा इसलिए लगा है कि अस्पताल में उसकी काउंटिंग होती है। गांव देहात में बहुत जगह ऐसे हैं या ऐसे बीहड़ इलाके जहां लोगों की डेथ लोगों ने जांच ही नहीं कराई कि किस वजह से मेरी डेथ हुई, मतलब उसकी डेथ हुई किस वजह से, मतलब किसी की अगर डेथ हो गई तो उन्होंने जांच पड़ताल ही नहीं कराई। तो
उसे कोविड में काउंट ही नहीं किया। अब अस्पताल में कोई गया, उसकी जांच हुई तो कोविड जांच में काउंट किया तो वो संख्या थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। तब उससे अगर ये कंक्लूजन निकाल लिया जाए कि अस्पताल में कोई जाएगा, उसकी डेथ ही हो जाएगी, अब आप उपचार कोई ना कराएगा, फिर मिस इंटरप्रिटेशन अगर डेटा का करता है, आंकड़ों का करता है, तो इससे ब्लंडर हो जाएगा, वो घातक है। तो ये सब ऐसे उदाहरण हैं जिसके वजह से, जिसके माध्यम से डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स का के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया कि कैसे क्यों 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 अविश्वास पैदा होता है स्टेट्स के आंकड़ों से संबंधित। अब मिसयूज ऑफ स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं कि मिसयूज कैसे हो, क्या होता है स्टेटिस्टिक्स का। तो पहला मिसयूज है, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमने अलग अलग कुछ भी आंकड़ा हमने इकट्ठा किया है, कहीं सर्वे किया, कुछ किया, और उसको मैनिपुलेट करके हमने प्रस्तुत कर दिया या किसी ने प्रस्तुत कर दिया, तो उसका मिसयूज हो जाता है डेटा का। दूसरा, और उससे फिर गलत कंक्लूजन निकलेगा, गलत प्रेडिक्शन चीज़ें बनाई जाएंगी, और फिर उसका जितने भी कॉन्सिक्वेंस आएंगे वो गलत ही निकलते चले जाएंगे। तो ये भी एक मिसयूज है स्टेट्स का। दूसरा, इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट फीचर। आप चाहो कि आपने आंकड़े इकट्ठा किए और इंपॉर्टेंट फीचर उसका जो है उसको हटा दिया और उसकी उस डेटा की ब्यूटी हटा दी, तो ये भी एक मिसयूज हो गया कि जिस कंक्लूजन पे पहुंचना था पहुंच नहीं पाएंगे। बायस सैंपल, कई बार कि अपने किसी चीज़ के बारे में पता चला कि आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च किया है, अब 20-25 ऐसे ही लोगों से आप पूछ लें जो वास्तव में उस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, जो नहीं पसंद कर रहे हैं उनका आपने राय ही नहीं लिया और आपने ओवरऑल राय बना दी, प्रेडिक्शन कर लिया कि हमारा प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, तो वो बायस सैंपल आपने लिया तो उससे भी गलत कंक्लूजन निकलेगा। मिस रिपोर्टिंग और मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्टिमेटेड एरर, कि अगर एरर ज़्यादा हो रही है आंकड़ों जो हमने इकट्ठा किया लेकिन उसको मिस रिपोर्ट किया, कम रिपोर्ट किया, या उसको समझ ना पाए, तो ये भी एक मिसयूज हो सकता है, होता है। और ये मिसयूज जो होते हैं स्टेट्स के, कई बार गलती से हो जाते हैं और कई बार जानबूझ के पूरे बाकायदा पर्पज से किए जाते हैं। ऐसे डिस्कार्टिंग अनफेवरेबल ऑब्जर्वेशन। जैसे आपको किसी के बारे में जो है, कोई कैंडिडेट है, अभी चुनाव का मौसम चल रहा है, उसके बारे में आपको राय लेनी है जाके, तो 20 लोगों ने उसके पॉजिटिव राय दी, 5 लोगों ने उसके नेगेटिव राय दी, आपने नेगेटिव वालों को हटा दिया एकदम, तो वो भी आप सही कंक्लूजन तक ना पहुंच पाएंगे। ये भी एक मिसयूज है किसका, स्टेट्स का। डिस्कार्डिंग अनफेवरेबल ऑब्जर्वेशन, अटेम्प्ट टू प्रूव समथिंग ट्रू दैट इज नॉट रियली ट्रू, मतलब कोई चीज़ ऐसी ट्रू प्रूव करना आंकड़ों के माध्यम से आंकड़े देके जो वास्तव में सही ना हो, ये भी एक मिसयूज होता है। Many individuals, businesses and advertising firms misuse states to their own advantage। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपनियां हैं, अपना प्रोडक्ट जिनको बेचना है, सेवाएं अपनी बेचनी है, वो आंकड़ों की बाजीगरी दिखा के, हमने जैसा पहले डिस्कस किया, और जनता को गुमराह करती हैं। अब हम जैसे लोगों सबको गुमराह करती हैं और अपने प्रोडक्ट बेचती हैं, बाद में इच्छित रिजल्ट नहीं मिलता और फिर वो भी एक मिसयूज के तहत ही आता है स्टेट्स का। बैड सैंपल या स्मॉल सैंपल अगर इकट्ठा करोगे, जितना सैंपल छोटा होगा, जितना नमूना छोटा होगा, तो ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में जितना हम रिजल्ट या कंक्लूजन निकालेंगे, उसके गलत होने की संभावना उतना ज़्यादा रहेगी। मतलब अगर हमने जो भी प्रेडिक्ट किया है वो सही होने की संभावना उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी जितना कि हमारा सैंपल बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये ध्यान रहे, हमको ऐसे सवाल आ सकते हैं। गेट अटेंशन बाई इवोकिंग फेयर, शॉक एंड आउटरेज। इसका बड़ा अच्छा से मैं समझाता हूँ कि जैसे न्यूज़ मीडिया वाले जब कोविड का समय था तो और कोई खबर ही नहीं उनको दिखाना है, दिन भर कोविड की खबरें दिखाएंगे, तो एक प्लेसबो इफेक्ट हो जाता है कि कोई बीमार ना हो तो, या वो भी बेचारा बीमार हो जाए एकदम। तो ऐसे कि न्यूज़ चैनल आप देखो तो दिन भर यहाँ इतना कोविड का केस, या वहाँ उतना कोविड का केस, उससे उस चीज़ को लेकर वो एकदम डर फैला रही थी। ऐसे जो कुछ एक मेडिकल या हेल्थ केयर कंपनियाँ जो सामान बनाने वाले, तो वो अपना विज्ञापन देंगे तो इस तरह से कि आपने उनका सैनिटाइजर नहीं लगाया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, और फिर कीटाणु आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कुछ साबुन कंपनियाँ ऐसे करके हैं। तो ये फेयर क्रिएट करके भी मतलब आंकड़ों की बाजीगरी दिखा के और फेयर क्रिएट करके भी मिसयूज किया जाता है किसका, स्टेटिस्टिक्स का। अदर मिसयूज में आप देख लीजिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस, अगर आप थोड़ा अवेयर हैं तो आपने सुना होगा कि फेसबुक ने कुछ डेटा बेचा, ऐसा कोई केस था। कैम्ब्रिज एनालिटिकल को जो ये कंपनी थी ये, और उसके बाद में वो डेटा कहीं के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूज़ किया गया। जैसे आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे आप कौन सा पोस्ट लाइक कर रहे हैं, कौन सा पोस्ट डिसलाइक कर रहे हैं, किसको हार्ट दे रहे हैं, किसको दिल दे रहे हैं, किसको आप अंगूठा नीचे दे रहे हैं, किसको अंगूठा ऊपर दे रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं सब नोट की जाती हैं, आपका डेटा सेल किया जाता है। तो अब ये फेसबुक पता चले आपका डेटा किसी को बेच रहा है, तो आप आपके बिना मर्जी के वो चीज़ें, हालांकि उन्होंने अपने कम्युनिटी गाइडलाइन में डाला है, लेकिन कौन चाहता है कि मेरा पसंद क्या है, नहीं पसंद है, ये ओपन डोमेन में जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन ऐसे भी आपके जाने अनजाने आपके डेटा का मिसयूज होता है। ये भी एक स्टैटिस्टिक्स के मिसयूज का बहुत बड़ा एग्जांपल है। गूगल सर्च में ऐसे आप देख लीजिए कि गूगल सर्च में आप पता चला आप जूते खोज रहे हैं, आपने जूता खोजा, अब जूता आपने खोजा तो फिर आप अमेज़न पे जाइए तो आपको वो जूतों का ही रिकमेंडेशन दिखाने लग जाएगा। वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दूसरे से पूरे कनेक्ट हैं। आप शॉप्सी पे जाइए, आपको उसके रिकमेंडेशन मिलेंगे, जो चीज़ें आपने खोजी है। आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखिए किसी गायक का, किसी चीज़ का, नेक्स्ट दिन से आप देखिए तो 2-4 उसी के आपको रिकमेंडेशन मिलेंगे। तो आपकी इच्छाएं आपकी क्या है, वो आपकी पसंद नापसंद सब वो आंकड़ों के माध्यम से सब नोट की जा रही हैं, उसका मार्केटाइजेशन किया जा रहा है, उसको सेल किया जा रहा है उस डेटा को, आपके जाने न अनजाने। तो ऐसे भी मिसयूज़ किया जाता है स्टैट्स का। और जैसे डेटा का क्या कहते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन से कितना ब्लेंडर हो सकता है। जैसे कोई आशावादी व्यक्ति है, गिलास आधा भरा हुआ है तो कहेगा ठीक है, आधा और हार्ड वर्क करेंगे गिलास और भरेगा भाई, या अभी आधा हम लक्ष्य के पास पहुँचे हैं
और मेहनत करेंगे और जाएंगे, लेकिन कोई निराशावादी होगा तो आधा खाली है देखेगा वो। तो किस तरह से आप उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, उसी हिसाब से आपका जो है आप रिजल्ट के पास पहुंच पाते हैं। जो इन्फेरेंशियल स्टेट्स वाले पार्ट में जो होता है कि आपका जितना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, या जिस तरह से आपकी जो इंटरप्रिटेशन स्किल्स रहेगी, या डेटा को किस तरह से आप इंटरप्रेट करते हैं, उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट के पास आप पहुँच पाएंगे। अदरवाइज अगर आप उसका उल्टा करते हैं तो वो एकदम ब्लंडर हो सकता है। तो इस तरह की मिसयूजेज होते हैं स्टेट्स के। इंस्टाग्राम या अदर सोशल साइट्स पे देखो आजकल चल रहा है कि वो फेक फॉलोअर बढ़ाना और फेक लाइक्स बढ़ाना, ये सारा भी एक एक आंकड़ा ही तो है कि उनकी संख्या बढ़ाना है, उनका कम करना है। तो इसमें भी क्या कहते हैं कि मिसयूज ही होता है किसका, स्टैटिस्टिक्स का। तो इतना हो गया। बोनस पॉइंट में 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो सैंपल और पॉपुलेशन, ये 2 चीज़ें क्या क्या होती हैं आप देखेंगे। पॉपुलेशन क्या होता है कि पूरा मतलब जितना डेटा है ना, वो पूरा का पूरा सेट ऑफ डेटा, मतलब पूरा डेटा इकट्ठा अगर वो ले लिया जाए, संपूर्ण डेटा पॉइंट, तो पॉपुलेशन होता है। और उस पॉपुलेशन में से अगर छोटा सा पॉइंट उसको कंप्लीट को एनालाइज करने के लिए हम निकाल लेते हैं कुछ डेटा पॉइंट, तो उसके छोटे रूप को कहते हैं सैंपल, जिसको नमूना कहते हैं। जैसे मान लो पहले पुराने ज़माने में जब कुकर वगैरह का इतना प्रचलन नहीं था, तो जिस बर्तनों में, जैसे डेग में बड़े बड़े प्रोग्रामों में चावल बनता है, तो उसमें 2-4 दाने चेक किए जाते हैं, सारा दाना थोड़ी चेक किया जाता है, और वो अगर पके हैं तो पूरा मान लिया जाता है। तो उन दानों को आप सैंपल मान लीजिए कि 2-3 दाने उन्होंने चेक किए, या कंपनियों के ही सामान वगैरह जब मिलते हैं आप लेते हैं तो उसका सैंपल दिया जाता है कि ये ऐसे वैसे, उसके आधार पे फिर ऑर्डर दिए जाते हैं, पूरे एकदम बल्क ऑर्डर दिए जाते हैं। और 2 बातें जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो बता देता हूँ। एक तो क्वांटिटिव डेटा। क्वांटिटिव डेटा क्या होता है? डेटा ऑफ दोज आइटम्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। उन आइटम्स का डेटा जिनको नंबरों के माध्यम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इनकम, आपकी कमाई नंबरों में होती है, मतलब 10,000, 20,000, 50,000 जो भी हो। एक्सपेंस कितना खर्च होता है ये भी नंबर्स में। वेजेज, हाइट, ये सारी चीज़ें क्या है? क्वांटिटिव डेटा है, संख्यात्मक डेटा है, इनको नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव फिनोमिनन, ये क्या होता है? डेटा व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। वो डेटा जो नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, ऑनेस्टी, आप कितने ईमानदार है, डिग्निटी, पोलाइटनेस, बिहेवियर, अदर इमोशनल एस्पेक्ट, प्रेम, श्रद्धा, कर्तव्य, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्वालिटेटिव हैं। इनको नंबरों में नहीं डिपिक्ट किया जा सकता, या नंबरों में इनका ऑर्डर नहीं हो सकता, इनको कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। अब एक ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल आ सकता है कि बेसिक आप थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग ये कौन कौन से हैं, तो उसके 2 नियम होते हैं, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। ये 2 होते हैं। हो सकता है ऑप्शन में पूछे, इसलिए मैंने लास्ट में डाल दिया है ऐसे। लेकिन अब इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने ये जो पॉइंट हमने दिए हैं आपको एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट में दिया है, देख लीजिए। तो बोनस पॉइंट में ये 2 चीज़ें, सैंपल और पॉपुलेशन, आप पढ़ लेना, मैंने समझा भी दिया है। और क्वांटिटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, आप ध्यान रखेंगे। मैंने पेपर जो देखे हैं, राजस्थान में एसयू की भर्ती हुई थी, उसमें सवाल पूछा गया था। यूपीपीएससी से भी जो एसयू की भर्ती हुई है, उसमें भी इस तरह के कई सारे सवाल बेसिक से संबंधित पूछे गए हैं। तो ये पूरा इस तरह से हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। पहले लेक्चर में हमने क्या जाना? पहले लेक्चर में हमने जाना स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन, स्कोप, फंक्शन, लिमिटेशन, डिस्टेंस एंड मिसयूज। इस तरह से ये पूरा हमारा लेक्चर पहला वाला कंप्लीट हुआ। ऐसे 11 लेक्चर और बनेंगे, चूंकि टोटल 12 ही टॉपिक शामिल किए हैं टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूपीपीएससी ने। और वो 12 लेक्चर आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 20 से 25, मतलब 25 नंबर आप आराम से 30 में से आप सही करके आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो लेक्चर हमने दिया है, इसमें से कम 2 से 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे 30 में से। इस लेक्चर को अगर आप ध्यान से 1-2 बार देख लेते हैं तो ये समझ लीजिए, क्योंकि जो अनिवार्य विषय के अंदर ये टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस पूछा जाएगा, इसमें बेसिक सवाल पूछे जाएंगे एकदम। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा वाला लेक्चर होगा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे सिलेबस के हिसाब से चलते जाएंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, एकदम परफेक्ट पढ़ते जाएंगे और फिर कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं अब ये लेक्चर समाप्त करता हूँ, ये वाइंड अप करते हैं। और ये देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और एक बार समझ ना आए 2 बार देखिए। कोई और दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।